U127 हिंदी। अध्याय 1261 स्रोत कवच _3। वे सभी आशाजनक पौधे हैं। बुजुर्ग शून ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि अगला भाग एक बड़े व्यक्ति के रूप में उन पर ही होगा कि वे कार्रवाई करें। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि बात की स्थिति को संभालने के लिए। एल्डर जून ने अपनी उंगलियों को फिर से एक साथ लाया, तलवार क्यूई को संघनित करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही तलवार की क्यूई उभरने वाली थी, वह एक बार फिर ठिठक गया। जंगल में युद्ध के मैदान की ओर देखता हुआ उसकी अभिव्यक्ति विस्मय से भर गई। लगता है आभामंडल मजबूत हो गया है। क्या हो रहा है? इस समय पहाड़ी जंगल के भीतर महुआ समूह के किनारे पर खड़ा था। उसकी निगाहें पानी की तरह गहरी थीं। दिव्य भावना उमड़ पड़ी, तुरंत पंचतत्व स्रोत कवच से जुड़ गई और उसके भीतर पंचतत्व स्रोत संरचना सक्रिय हो गई। उन्होंने जो स्वर्णिम दिव्य विचार प्रकट किया, वो पंचतत्व परम संरचना में विलीन हो गया तथा संरचना के स्वरूपों और आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिल गया। 5 तत्वों के स्रोत कवच पर जटिल और अद्वितीय संरचना पैटर्न एक बार फिर जीवंत हो उठे। एक विशिष्ट गुनगुनाहट की ध्वनि गूंज उठी। 5 तत्वों के स्रोत कवच में सजे चेंगमो और यांग कियानजुन, जो अपनी मारक चालें चला रहे थे, उन्हें अचानक अपने कवच के साथ एक विदेशी इरादे का तालमेल महसूस हुआ। कवच सक्रिय हो गया। आध्यात्मिक शक्ति ने उनके शरीर को घेर लिया। एक रहस्यमय शक्ति उनके पूरे शरीर में मेरिडियन के साथ प्रतिध्वनित हुई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड रूप से जलने लगी, तेजी से, मजबूती से प्रसारित होने लगी, इतनी प्रबल कि उनके शिरोबिंदु भी दर्द से हल्के से झंझना उठे। यह क्या है? उसी क्षण उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने स्वयं को शक्तिशाली महसूस किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तीव्र हो गई और भयानक राक्षस का सामना करते समय भी उन्हें कोई भय महसूस नहीं हुआ। मारना। एक दूसरे को देखते ही दोनों ने जोर से दहाड़ लगाए और तुरंत एक साथ हमला बोल दिया। पर्वत विभाजक कुल्हाड़ी से भूरे भूरे रंग के पर्वतीय पत्थर की आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो अजेय गति के साथ नीचे उतरी। यांग भाले की नोक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जो अविश्वसनीय गति से चमक की एक लकीर में बदल गई, जिसका लक्ष्य सीधे सुअर राक्षस की गर्दन पर था। एक क्षण में आध्यात्मिक शक्ति और आसुरी शक्ति में भयंकर टकराव हो गया। सुअर राक्षस को आसन मृत्यु का आभास हुआ। वह उन्मत्त होकर चिल्लाया। उसकी राक्षसी शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन यह पूरी तरह से व्यर्थ था। कुछ ही क्षणों बाद धूल जम गई। पर्वत विभाजक कुल्हाड़ी के जबरदस्त बल ने सुअर राक्षस की खोपड़ी को चीर दिया। यांग भाले की भेदती हुई सुनहरी चमक ने सुअर राक्षस के गले को छेद दिया। सीटू जियान और हाओ जुवान की तलवार क्यूई सही समय पर पहुंची, जिससे सुअर राक्षस का मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। सुअर राक्षस की खोपड़ी चकनाचूर हो गई, उसके गले से खून बहने लगा और कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। चेंगमो और अन्य लोगों को राहत का एहसास हुआ और वे अपनी सतर्कता कम करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें महुआ के निर्देश याद आ गए। तुरंत ही उनकी आत्माएं तेज हो गईं। उन्हें मौत का नाटक करने वाले सुअर राक्षस से सावधान रहना होगा। एक बार फिर उन्होंने अपनी शेष आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। अपनी ब्लेड, भाले और तलवार की तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक ने एक अतिरिक्त प्रहार किया। जब सुअर राक्षस का विशाल सुअर का सिर पूरी तरह से सांस रहित होकर जमीन पर निश्चल पड़ा था, तब समूह ने अंततः पूरी तरह से आराम किया। इस बीच दूरी पर एल्डर जून की उंगलियां, जो अभी भी एक साथ दबी हुई थीं, तलवार की क्यूई को संघनित करने के बीच में अचानक रुक गईं। वह सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था, लेकिन अपने सांसारिक अनुभव के बावजूद वह तेजी से सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। अभी अभी आखिर वह क्या था? कवच गठन। एल्डर शुन परिवार के वंशज और ताइक्सू संप्रदाय के वरिष्ठ, जिन्हें ताओ साधना की रूढ़िवादी परंपराएं विरासत में मिली थीं, कई वर्षों तक जीवित रहे थे और फिर भी उन्होंने ऐसा कवच, ऐसा गठन कभी नहीं देखा था। वह उस क्षण को महसूस कर सकता था जब कवच सक्रिय हो गया था और संरचना के प्रभाव ने पकड़ बना ली थी। 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम एक संरचना। एल्डर जून को लगा कि उसका दिल कांप रहा है। ये संरचना कहाँ से आए? उसकी नज़र चुपचाप महुआ पर चली गई। यद्यपि कवच चेंगमो और यांग कियानजुन द्वारा पहना गया था और शक्तिशाली सुअर राक्षस को मुख्य रूप से उनके प्रवर्धित उच्च प्रभाव वाले ताओवादी तकनीकों के माध्यम से पराजित किया गया था, ये स्पष्ट था कि यह संरचना उन्होंने नहीं बनाई थी। इस समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो ऐसी आश्चर्यजनक संरचना तैयार करने में सक्षम था, वह था महुआ।
इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि मोहुआ ने पहले भी दिव्य इंद्रियों को प्रकट किया था, कवच पर संरचना में हेरफेर किया था। लेकिन एल्डर शुन ने भौहें चढ़ाई, गहरी उलझन में। उसने ये प्रशिक्षण कहाँ से सीखा? बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति, शत्रुओं का अद्भुत संहार। इस स्तर का गठन एक अंतिम विरासत होना था। यहाँ तक कि कियान राज्य के 8 महान द्वारों के भीतर भी इसे ताइक्सू संप्रदाय के लिए संप्रदाय सुरक्षा तकनीक के समतुल्य माना जाएगा। ये लड़का ऐसी बात कैसे सीख सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? एल्डर जून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सोचा कि कुलपति ने उसे सिखाया हो। यदि ताइक्सू संप्रदाय के पास ऐसी दुर्लभ विरासत थी तो ये केवल कुलपति की ही हो सकती थी, जो सबसे अधिक जानकार और कुशल संरचना विशेषज्ञ थे। एल्डर जून ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन जल्द ही पुनर्विचार किया। इसका कोई मतलब नहीं है। वह कुलपति की निगरानी में बड़ा हुआ था और उसने ताइक्सू संप्रदाय या शुन परिवार में ऐसी सर्वोच्च विरासत कभी नहीं देखी थी, इसके बारे में सुना भी नहीं था। क्या कुलपति ने इसे छुपा कर रखा था? क्या ये कोई वास्तविक खजाना हो सकता है जिसे गुप्त रूप से संचित किया गया हो, किसी और को न दिया गया हो, तथा जिसे केवल इस युवक को सिखाया गया हो? एल्डर जून की भौहें और भी कस गईं। इस समय उससे ये भी संदेह होने लगा कि क्या मोहुआ का उपनाम सचमुच जून होगा। अन्यथा कुलपति का पक्षपात समझ से परे था। कुलपति अत्यंत सख्त और कठोर थे। वे संप्रदाय के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे, शुन परिवार के अनुयायियों के साथ भी कोई अलग व्यवहार नहीं करते थे तथा अत्यंत कठोरता बनाए रखते थे। इस बात से एल्डर जून पूरी तरह अवगत थे। लेकिन मनुष्य आखिरकार मनुष्य ही है और यहाँ तक कि सबसे सख्त और कठोर व्यक्तियों की भी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। यदि यह मोहुआ सचमुच उपनाम जून रखता है, क्या मोहुआ के प्रति कुलपति की देखभाल ये दर्शाती है कि उनके बीच और भी घनिष्ठ रक्त संबंध था? कितना करीब? क्या वह दूर का परपोता था, सगा पोता, या शायद परपोता? जैसे ही ये विचार एल्डर जून के मन में आए, उसका दिल धड़क उठा। अरे नहीं, इस तर्क से क्या यह मोहुआ बच्चा मेरा बड़ा बेटा हो सकता है? क्या उसे चाचा या दादाजी कहना होगा? एल्डर जून ने एक बार फिर तेजी से सांस ली। इसका मतलब होगा परिवार पदानुक्रम में कई पायदान नीचे गिरना। क्या करें? एल्डर जून के विचारों में तेजी आ गई और उनकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। बिल्कुल नहीं, वह कनिष्ठ होना कतई स्वीकार नहीं कर सका। चूंकि कुलपति ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा था और मोहुआ ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह ऐसा दिखावा करेगा कि कुछ भी घटित नहीं हुआ था। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, वह अस्तित्व में नहीं थी। वह ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि उसे कुछ भी पता न हो। इस विचार के साथ एल्डर जून अंततः कुछ हद तक शांत हो गए, हालांकि मोहुआ की ओर उनकी निगाहों में अनैच्छिक रूप से श्रद्धा का भाव था। इस बीच सुअर राक्षस मारा गया। मोहुआ ने हल्की सांस छोड़ी और अपने दिव्य विचार को तोड़ दिया, जिससे 5 तत्व स्रोत कवच पर गठन रुक गया तथा आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि निरस्त हो गई। चेंग मो और यांग कियानजुन अपनी उन्नत अवस्था से बाहर निकल आए और अपने मूल आध्यात्मिक शक्ति स्तर पर लौट आए। अब उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा था कि मैं अधिक शक्तिशाली हो गया हूं। उनकी आंखों में निराशा और उदासी का भाव था। हालांकि यांग कियानजुन को अंदर से बहुत झटका लगा। कनिष्ठ भाई, ये कवच। यांग कियानजुन की आवाज थोड़ी कांप उठी। मोहुआ ने बात नहीं छिपाई और जवाब दिया, ये 5 तत्व स्रोत कवच है, जिसमें ऐसी संरचनाएं उत्कीर्ण हैं जो अस्थायी रूप से 5 तत्वों को बढ़ा सकती हैं, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। 5 तत्वों को बढ़ाना, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। यांग कियानजुन की निगाहें भयंकर रूप से कांपने लगीं। यांग परिवार के एक शिष्य और ताओवादी सैनिक दरबार के सदस्य के रूप में उनका ज्ञान गहरा होता गया और वे इसके निहितार्थों को समझने लगे। उनका हृदय तूफान की तरह उमड़ पड़ा। दूसरी ओर चेंग मो ने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। उसे बस कवच पहनने के बाद की अनुभूति याद थी, आध्यात्मिक शक्ति का उभार, अजेय पराक्रम, ईश्वर या दानव के समक्ष समान रूप से अडिग, अजेय। कवच को कसकर पकड़े हुए चेंग मो ने चमकती आंखों से मोहुआ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह उसे पालक पिता कहने वाला था। छोटा भाई, लंबे और चौड़े कंधों वाले चेंग मो, जिनकी आंखें साफ और प्रशंसा से भरी हुई थीं, मोहुआ को घूर रहे थे, जिससे उन्हें हर तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या आप मुझे इस कवच का एक सेट बेच सकते हैं? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। चेंग मो वस्तुतः इच्छा से लबालब भरा हुआ था। उसकी बातें सुनकर बाकी लोगों ने अपनी ज्वलंत निगाहें मोहुआ की ओर घुमा दी, विशेषकर सीटू जियान और हाओ जुआन।
दोनों ने पहले कभी यह कवच नहीं पहना था और न ही आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि या ताओवादी कौशल सामर्थ्य में अत्यधिक वृद्धि की अनुभूति की थी, इसलिए उनके चेहरे जिज्ञासा और लालसा से भरे हुए थे। सीटू जियांग, जो एक तलवार साधक था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि प्रवर्धित होने पर उसके लिए अग्नि तलवार कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। हाओ जुवान, जो अब एक क्लब साधक है, कभी तलवार साधक था। हालांकि अब वह गदा से अचानक हमला करने में माहिर था, लेकिन कोई भी उसकी जबरदस्त ताकत वाली तलवार की तकनीक आजमाने के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। मो हुआ ने कहा, इस कवच में बहुत सारी सीमाएं हैं। इसके अंदर की संरचना बहुत जटिल है। मेरे दिव्य विचार के नियंत्रण के बिना आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। समूह थोड़ा निराश दिख रहा था, लेकिन चेंगमो ने जल्दी से कहा, छोटे भाई, आप आगे जो भी काम कर रहे हो, मुझे जरूर साथ ले आना। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे ये कवच पहनने दो और आप जहां भी इशारा करेंगे मैं काट दूंगा। चेंगमो ने गंभीरता से शपथ ली। मो हुआ ने हार मानते हुए सिर हिलाया, ठीक है। उसने आसमान की ओर देखा, देर हो चुकी थी, फिर कहा, देर हो रही है, हमें इस सुअर राक्षस की खाल उतार लेनी चाहिए और बाकी का काम घर जाकर निपटाना चाहिए। मान गया। यह एक द्वितीय श्रेणी का मध्यम अवस्था का सुअर राक्षस था, जिसका सिर मोटा, कान बड़े थे और यह एक अनोखी प्रजाति थी। इसकी खाल उतारने, इसके टुकड़े करने और इससे सामग्री निकालने पर काफी मेरिट पॉइंट मिलते थे। चेंग मो ने 2 बड़ी कुल्हाड़ियां उठाईं और सुअर का सिर काटना शुरू कर दिया। बाकी लोग व्यस्तता से काम बांट रहे थे। दूर एल्डर जून ने एक जटिल आंतरिक संघर्ष के बाद अंततः खुद को शांत किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मो हुआ की पहचान क्या थी या उसने फॉर्मेशन कहां से सीखा, यह उसका मामला नहीं था। यह मामला कुलपति का था। पैट्रियार्क के मामले उसकी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि वह एकमात्र गोल्डन कोर स्टेज का वंशज था। उसमें हस्तक्षेप करने का साहस और अधिकार दोनों ही नहीं थे। उसकी एकमात्र जिम्मेदारी कुलपति के आदेशों का पालन करना था, इस बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा बाकी किसी का कोई महत्व नहीं था। एल्डर जून ने स्वयं को सिर हिलाया, फिर चुपचाप मुंह हुआ और समूह की ओर देखा। फिर भी इन बच्चों ने एक द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के सुअर राक्षस को उसकी कठोर खाल और भारी शरीर के साथ मारने में कामयाबी हासिल कर ली। युवावस्था सचमुच बहुत बड़ी है, एल्डर जून ने प्रशंसा से कहा। यद्यपि इसमें संयुक्त प्रयास की आवश्यकता थी, फिर भी यह उल्लेखनीय था। पिछली बार जब उन्होंने किसी शिष्य को मध्य स्तर की आधार स्थापना साधना के साथ आधार स्थापना स्तर के राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए एक दल का नेतृत्व करने में सक्षम देखा था, तो वह भाई जुवान था। तलवार जैसी भौहें और लंबी दाढ़ी वाले उस ईमानदार, मजबूत चेहरे वाले व्यक्ति की छवि मन में तैरने लगी। विचारों में खोए हुए एल्डर जून की निगाहें धुंधली हो गईं और उनका दिल उदासी से डूब गया। स्वर्ग सचमुच प्रतिभा से ईर्ष्या करता है। उस समय भाई जुवान को एक अद्वितीय तलवार दाव प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया जाता था। ताइशु द्वार के एक दिव्य व्यक्तित्व, महान कुलपति डुगु के वंशज, जो तलवार दाव में बेजोड़ थे। वे पूरे संप्रदाय की आशाओं का वाहक थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसकी जीवन बद्ध आत्मा तलवार टूट गई। तब से वह गुमनामी में खो गया और जनता के बीच गायब हो गया। अब उनका ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। उन दिनों वे दोनों साथ साथ खेती करते थे, साथ साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, साथ साथ दंड साझा करते थे, एक गहरा सौहार्दपूर्ण बंधन। लेकिन अब समय बीतता जा रहा है और महान दाव अंतहीन रूप से आगे बढ़ रहा है, इसलिए दोबारा मिलने की संभावना कम लग रही है। एल्डर जून क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर स्मृतियों में खो गए, लेकिन उसे ज्यादा देर तक शोक नहीं करना पड़ा। जल्द ही उसे दूर से कई साधकों के सार तत्व अपनी ओर आते हुए महसूस हुए। एल्डर शुन मुड़े और अपनी निगाहों से उस अनुभूति का अनुसरण करने लगे। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच मुंह हुआ और अन्य लोग सुअर राक्षस की खाल उतारने और उसके टुकड़े करने में व्यस्त थे। एक क्षण बाद मुंह हुआ अचानक ठिठक गया, पहाड़ी रास्ते की ओर देखता हुआ। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, कोई आ रहा है। चेंग मो को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी दिव्य इंद्री को सक्रिय किया, लेकिन उसे आसपास कोई आकृति नहीं मिली। मो हुआ के गंभीर भाव देखकर चेंगमो और बाकी लोग सहज ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों और तलवारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उनके चेहरे सतर्कता से तनावग्रस्त हो गए। शीघ्र ही कई साधकों के सत्व उनकी दिव्य इंद्रिय सीमा में प्रवेश कर गए। समूह ने परेशानी का आभास होने पर असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा।
इन किसानों को मोहुआ और अन्य लोगों की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता था और उन्होंने इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे अहंकारपूर्वक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच गए। 8 साधकों का एक समूह, सभी सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने हुए, कमर में तलवारें लिए, स्वर्ण श्रृंखला आध्यात्मिक मूलों के अनुरूप। उनके चेहरे सुंदर थे, लेकिन उनमें एक अभिमानी भाव था। मोहुआ ने सोचा, मुझे ये पता था। सेवक गोल्ड संप्रदाय समूह में उनके चेहरे अपरिचित थे। 7 लोग फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के थे, जबकि सबसे आगे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज का छात्र था। ऐसा लग रहा था कि यह सेवक गोल्ड सेक्ट का एक वरिष्ठ शिष्य था जो मॉन्स्टर हंट में एक टीम का नेतृत्व कर रहा था। यह अंतिम चरण का सेवक गोल्ड सेक्ट का वरिष्ठ शिष्य लंबा और पतला था, ऊपर से प्रभावशाली दिखता था तथा आत्मा महत्व की मुद्रा में अपना सिर ऊंचा रखता था। उनके दाहिनी ओर सेवक गोल्ड सेक्ट का एक शिष्य आगे बढ़ा, मोहुआ और समूह की ओर इशारा किया और उपहास किया। तुम बदमाशों में हिम्मत है हमारे सेवक गोल्ड सेक्ट के राक्षस को चुराने की। चेंग मो की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इस सुअर राक्षस को हमने बड़ी मेहनत से मारा है, इसका आपके सेवक गोल्ड संप्रदाय से क्या संबंध है? सेवक गोल्ड सेक्ट के शिष्य ने व्यंग्यात्मक ठहाका लगाया। मध्य स्तरीय फाउंडेशन स्थापना के शिष्यों का एक समूह अभी भी अनुभवहीन है। आप इस द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय राक्षस जानवर को कैसे मार सकते हैं? ये सुअर राक्षस स्पष्ट रूप से हमारा शिकार है। सचमुच, एक और शिष्य बोला, हमने मिलकर उसे घेर लिया और घायल कर दिया, सदियों तक उसका पीछा किया। वह हमारी पहुंच में ही था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे झपट्टा मारकर उसे छीन ले गए। चूंकि हम सभी कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के संप्रदाय के अनुयायी हैं, इसलिए सुअर राक्षस को छोड़ दे और हम इसे छोड़ देंगे। चेंग मो उनके झूठ से क्रोधित होकर चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायियों के चेहरे काले पड़ गए। एक ने कठोरता से जवाब दिया, अपनी जुबान संभालो लड़के, वरना हम तुम्हारे बड़ों की ओर से तुम उपद्रवी पिल्लों को उचित सबक सिखाएंगे। मो ने व्यंग्य किया, ये सब बकवास है, इससे स्वयं करने से भी डरता है, केवल दूसरों का शिकार छीनना जानता है। सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्य थोड़ा क्रोधित हुए, आप सम्मान की शराब पीने से इनकार करते हैं, इसलिए आपको सजा की शराब पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। सेवक गोल्ड सेक्ट का प्रमुख भाई पहले से ही कुछ नाखुश था और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? मोहुआ और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आदेश दिया, राक्षस जानवर को छोड़ दो और दफा हो जाओ। चेंग मो गुस्से में था और सीटू जियान और अन्य लोगों की निगाहें भी ठंडी हो गईं। हालांकि मोहुआ की आंखें थोड़ी झपक गईं और उसने धीरे से कहा, छुट्टी। चेंग मो और बाकी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने मोहुआ की ओर देखा, अपना गुस्सा दबाया और धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी उस दुष्ट राक्षस के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था, जिसमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा क्षीण हो गया था। उनकी शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई थी, जिससे इन सेवक गोल्ड संप्रदाय के बदमाशों से मुकाबला करना असंभव हो गया था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उनमें से एक फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में था। वे सेवक गोल्ड सेक्ट को तुच्छ, घृणित और बेशर्म मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सेवक गोल्ड सेक्ट की सोना काटने वाली शाही तलवार तकनीक को कम नहीं आंका। सेवक गोल्ड सेक्ट का भाई, जिसकी कमर में एक सुनहरी तलवार थी और उसके चारों ओर तलवार क्यूई मंडरा रही थी, स्पष्ट रूप से एक उल्लेखनीय साधना वाला तलवार साधक था। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में तलवार साधक निस्संदेह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी होगा। सामान्य परिस्थितियों में उनकी युवा लापरवाही उन्हें बिना किसी पूर्व विचार के जीत या हार बेतहाशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन अब जब उनके छोटे भाई ने बोल दिया था, तो उन्हें मानना ही पड़ा। चेंग मो और अन्य लोगों ने सेवेर गोल्ड सेक्ट के शिष्यों को भयंकर निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। मो हुआ उनके बीच घुल मिल गया, चुपचाप पीछे हट गया, सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आया। सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों ने चेंग मो और अन्य लोगों को उदास होकर भागते हुए देखा, तो उन्होंने उनका पीछा करना छोड़ दिया और इसके बजाय वे ठहाका लगाकर हंसने लगे। इससे तुम्हें सबक मिलेगा, बहुत सख्त बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन अंत में तुम अपनी दुम दबाकर भाग गए, है ना? अगली बार जब आप हम सेवक गोल्ड सेक्ट के शिष्यों से मिलें, तो बेहतर होगा कि आप आज की तरह ही जल्दी भाग जाएं। अधिक समझदार शिष्यों ने फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में भाई को अंगूठा दिखाया और उसकी प्रशंसा की। भाई, तुम तो सबसे ज्यादा डराने वाले हो। तुम्हारे एक शब्द पर और इन नन्हे मुन्नों की टोली ने पादने की भी हिम्मत नहीं की।
सेवक गोल्ड सैक्ट भाई ने ठंडे स्वर में कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने दूर जा रहे महुआ और उसके समूह की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, बस कुछ छोटे बच्चे। कम से कम उन्हें अपनी जगह तो पता है, वरना मुझे खुद ही उन्हें इस शुद्धिकरण दानव पर्वत के नियम सिखाने पड़ते। भाई, आप बहुत शक्तिशाली हैं। भाई, आपके धन्यवाद से हमें इस बार आपकी महिमा का आनंद लेने का मौका मिला। क्या वे तथाकथित 8 महान द्वार अभी भी सेवक गोल्ड संप्रदाय के अधिकार के अधीन नहीं हैं? शिष्यों की भीड़ ने फिर से प्रशंसा करना शुरू कर दिया। एक झाड़ी में दुबके हुए एल्डर जून ने हताशा में अपने दांत पीस लिए और ताइक्सू गेट के सम्मान को बनाए रखने के लिए उन छोटे सेवक गोल्ड संप्रदाय के बदमाशों पर हमला करने और उन्हें सबक सिखाने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। यह उनका पारिवारिक या संप्रदाय का मैदान नहीं था, बल्कि यह शोधक दानव पर्वत था। इन शिष्यों को न केवल राक्षसों से लड़ना होगा, बल्कि अन्य संप्रदायों के शिष्यों के साथ भी अनिवार्य रूप से संघर्ष करना होगा। यह मामला शिष्यों को स्वयं ही सुलझाना था। वह महुआ की सुरक्षा के लिए पूर्वजों के आदेशों का पालन कर रहा था, इससे अधिक कुछ नहीं। असली पुरुष झुक सकते हैं और खींच सकते हैं। चूंकि महुआ को पता था कि संघर्ष को कैसे सहन किया जाए और कैसे टाला जाए, इसलिए उसे बलपूर्वक हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा असफलताओं का अनुभव करना एक मूल्यवान सबक हो सकता है। अब मुसीबत का सामना करना और उससे सीखना संप्रदाय छोड़ने के बाद फायदा उठाए जाने और अंततः मारे जाने से बेहतर है। तथापि महुआ का शांत स्वभाव एल्डर जून के मन में फिर से उभर आया। सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों के उपहास और तानों के बावजूद महुआ की अभिव्यक्ति स्थिर पानी की तरह शांत रही और उसमें कोई प्रतिक्रिया का संकेत नहीं दिखा। क्या इस बच्चे में बड़ी योजनाओं के लिए अपमान सहने की प्रकृति है? एल्डर जून क्षण भर के लिए अनिश्चित थे, लेकिन स्पष्ट रूप से महुआ ऐसा नहीं था। एक बार जब सेवक गोल्ड सैक्ट के शिष्यों की दिव्य इंद्रिय सीमा से बाहर निकल गए, तो महुआ नीचे बैठ गए और अपने स्टोरेज बैग में से कुछ निकालने लगे। उन्होंने कुछ संरचनाओं और आध्यात्मिक कलाकृतियों का चयन किया। मैं थोड़ी देर में खुद ही फॉर्मेशन तैयार कर लूंगा। इन आध्यात्मिक कलाकृतियों में कुछ कवच और आत्मा तलवारें शामिल हैं, जिन सभी पर मैंने केजन संरचना अंकित की है। केजन संरचना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 5 तत्वों की स्वर्णिम आध्यात्मिक शक्ति को दबा सकती थी और यह एक प्रकार की 5 तत्वों की प्रतिबंध संरचना थी। महुआ ने बहुत पहले ही इस संरचना में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने मास्टर गू से अपने खाली समय में कुछ विशेष सोना तोड़ने वाले आध्यात्मिक उपकरण बनाने के लिए भी कहा था तथा उन्हें अपने स्टोरेज बैग में आकस्मिकता के रूप में रखने के लिए कहा था। अब वे काम आए। इसके अलावा यहाँ कैंगमू वुल्फ का जहर है, जिसे ब्लेड और तलवारों पर लगाया जाएगा, और तियानकिंग सांप का खून, जो भी जहरीला होता है। इसे मिलाकर हथियारों पर लगा दो। शुरुआत में दुखी और क्रोधित महसूस कर रहे चेंग मो और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन सोचने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चेंग मो फुसफुसाया, छोटे भाई, क्या अब हम बदला लेंगे? महुआ ने उसे सुधारा, बदला नहीं, हम तो बस अपना हक वापस ले रहे हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें सबक सिखा रहे हैं। महुआ की निगाहें बर्फीली हो गईं। उन्होंने मेरा सुअर चुराने की हिम्मत की। महुआ ने आगे कहा, इस समय ध्यान करो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गोलियों का उपयोग करो। बाद में हम उन्हें हटा देंगे। चेंग मो और अन्य लोगों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, समझा। महुआ ने पहले 2 कारणों से कार्रवाई करने से परहेज किया था। पहला, उन्होंने अभी अभी जमकर लड़ाई की थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। दूसरा, उनकी संख्या कम थी और वे नुकसान में थे। जबरदस्ती टकराव पैदा करना मूर्खतापूर्ण होता। एक सज्जन व्यक्ति बदला लेता है, भले ही इसमें 10 साल लगे। सुरक्षित वापसी प्राथमिकता थी, लेकिन एक बार जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहाल हो गई और उन्हें छाया में तथा उनके विरोधियों को खुले में योजना बनाने और तैयारी करने का समय दिया गया, तो स्थिति पूरी तरह बदल गई। एक सज्जन व्यक्ति रातों रात बदला लेने में देरी नहीं करता। कुछ मात्र सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों को बदला लेने के लिए 10 साल तक इंतजार कराने के लायक नहीं थे। वे रात भर इंतजार करने लायक भी नहीं थे। सब कुछ तैयार होने के बाद चेंग मो और अन्य लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया, सोना तोड़ने वाले कवच पहन लिए, विभिन्न राक्षस जानवरों के जहर से लिपटे अपनी तलवारों और ब्लेडों को पकड़ लिया और जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक को अंजाम दिया। सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा उपहास किए जाने के बाद उनकी युवा शक्ति लंबे समय से क्रोध से उबल रही थी।
अब जबकि उन्हें पलटवार करने का मौका मिला था, उनकी आंखें ठंडी धमकी से चमक रही थीं। दूरी पर एल्डर जून आश्चर्य से रुक गया। उसने अभी अभी मुंह हुआ कि उसके संयम के लिए मन ही मन प्रशंसा की थी, लेकिन पलक झपकते ही वे कुल्हाड़ी, चाकू और तलवारें लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग तो अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियों में जहर मिलाने तक चले गए। इस तरह का विश्वासघाती तरीका उन्हें ये किसने सिखाया? एल्डर जून ने अपना सिर हिलाया। लगता है अब एक वास्तविक संघर्ष अवश्यंभावी है। इसे नजरअंदाज करना अब कारगर नहीं होगा। फिर भी उसने अपना मन बना लिया था। यदि मुंह हुआ और उसका समूह जीत जाता तो वह किनारे से देखता। यदि मुंह हुआ और उसका समूह हार जाता तो वह स्थिति को बदलने के लिए आगे आता। आखिरकार वह एक बुजुर्ग थे और एक बुजुर्ग को अपना आचरण बनाए रखना चाहिए। एल्डर जून चुपचाप आगे बढ़ने लगे, मोहुआ और उसके समूह के पीछे पीछे। इस बीच मोहुआ और समूह दक्षिण की ओर चले गए, उस दिशा में जहां सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी चले गए थे। पीछा करते हुए मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल किया और सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा छोड़े गए निशानों को ध्यान से छान मारा। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने आखिरकार एक पहाड़ी की चोटी पर उस समूह को देखा। सुअर के सिर वाले राक्षस की खाल पहले ही सामग्री के लिए उतार ली गई थी। विजयी भाव से भरे सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी अब एक ढलान के नीचे एकत्रित होकर शराब पी रहे थे और दावत उड़ा रहे थे। मोहुआ को हैरानी हुई कि अब तक शाम हो चुकी थी। धुंधल का गहरा रहा था, पहाड़ियों के पीछे सूर्यास्त धुंधला रहा था और जल्द ही अंधेरा छाने वाला था। और फिर भी इन शिष्यों को रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। क्या वे पहाड़ों में रात बिताने की योजना बना रहे हैं? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। जब वे जा सकते थे तो पहाड़ों में रहने के बजाय उन्होंने वहीं क्यों रहना चुना? हालांकि यहाँ रहना ठीक है, अंधेरे की आड़ में कार्य करना आसान है। मोहुआ ने काले कपड़े के कई टुकड़े निकाले और सभी को अपना चेहरा ढकने का निर्देश दिया। चेंग मो ने कहा, वरिष्ठ भाई, हमारे चेहरे ढके होने के बावजूद क्या वे हमें पहचान नहीं पाएंगे? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी जब उसने उत्तर दिया, अगर हमें अंधेरे में हमला करना है तो हमें इसे पेशेवर तरीके से करना होगा। चूंकि दूसरे लोग भी मास्क पहनते हैं, इसलिए हमें भी ऐसा ही करना होगा, वरना हम नियम तोड़ रहे होंगे। चेंग मो ने आधे अधूरे अर्थ में हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। तैयारियां पूरी होने के बाद समूह ने रात होने तक इंतजार किया। रात गहराती गई, ठंडी पहाड़ी हवाएं पूरे इलाके में बह रही थीं। सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी अग्नि समूह के चारों ओर एकत्रित हुए, स्वयं को हल्का फुल्का पीते हुए। केवल 2 लोगों को बाहरी क्षेत्र में पहरेदारी के लिए छोड़ दिया। मोहुआ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, योजना पर टिके रहो। चेंग मो ने किसी भी शोर को दबाने के लिए एक टहनी को काटते हुए आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जल्द ही समूह अपने निर्धारित स्थानों पर चला गया। मोहुआ ने गुप्त तकनीक को सक्रिय किया, चुपचाप अग्नि संरचना के पास पहुंचा, उसकी बाहरी परिधि में रुका जहां उसने आध्यात्मिक स्याही की एक बोतल निकाली और उसे सावधानीपूर्वक जमीन पर उड़ेल दिया। स्याही पहाड़ की मिट्टी में समा गई। मोहुआ के दिव्य विचार से प्रेरित होकर रात्रि के आवरण में स्याही लुढ़कती हुई एकत्रित हुई और एक संरचना का निर्माण किया। एल्डर जून अभी भी इस बात से हैरान थे कि मोहुआ क्या योजना बना रहा था और कुछ देर के लिए ठिठक गए। वह जानता था कि मोहुआ एक संरचना बना रहा है, लेकिन वह शिष्यों की नाक के नीचे ये कैसे प्रबंधित कर सकता था? अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल गई। गहराती रात के बीच भी एल्डर जून ने अपने स्वर्णिम कोर दिव्य इंद्रिय के साथ 28 पैटर्नों से तालमेल बिठाते हुए मोहुआ के गठन निर्माण की जटिलताओं को महसूस किया। दिव्य विचार ब्रश के रूप में पृथ्वी उसका कैनवास के रूप में एक संरचनापूर्ण मौन में अस्तित्व में आए। बुजुर्ग झुन ने तेजी से सांस ली। यद्यपि उन्होंने कुलपति की सख्ती के डर से फॉर्मेशन के मार्ग से परहेज किया, लेकिन दशकों के अनुभव ने उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान की। ये तकनीक सामान्य फॉर्मेशन मास्टर्स की पहुंच से बहुत दूर थी। क्या ये कुलपिता द्वारा भी सिखाई गई कोई बात हो सकती है? लेकिन एल्डर जून की निगाहें बेचैनी से झपक उठीं, क्या कुलपति स्वयं भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? अल्पविराम। फिर सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होने लगा। सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्य अहंकारी और लापरवाह थे। अपनी साधना के बावजूद ताओ साधना के अनुभव की कमी के कारण वे लापरवाह और आत्मसंतुष्ट थे। अपनी व्यस्त शराब पीने और बातचीत के बीच उनकी सतर्कता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मोहुआ ने बिना कुछ ध्यान दिए फॉर्मेशन पूरा कर लिया। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया।
उन्होंने अपने दिव्य इंद्रिय निर्मित स्वरूप के खोजे जाने की स्थिति में कई आकस्मिक योजनाएं तैयार की थीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस बारे में बहुत अधिक सोच रहे थे। अंततः मो हुआ ने फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। 17 पैटर्न वाला उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी का प्रशिक्षण, यद्यपि उच्च श्रेणी वालों के बीच प्रवेश स्तर का था, लेकिन इन मध्य चरण वाले द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जैसे ही संरचना में विस्फोट हुआ, मिट्टी और मलबा घूमने लगा, अंधेरे में आग की लपटें उठने लगीं। सेवक गोल्ड संप्रदाय के 8 शिष्यों में से 5 तुरंत बेहोश हो गए। यहां तक कि वरिष्ठ शिष्य, जो कि अंतिम चरण का फाउंडेशन स्थापना साधक था, भी विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हो गया। तलवार साधक होने के बावजूद उन्होंने शरीर साधना की उपेक्षा की थी। शेष 3 में से हाओ जुवान ने एक पर चुपके से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। यान कियानेजुन और चेंग मो ने तुरंत कार्रवाई की और प्रत्येक ने एक एक शिष्य को मार गिराया। अंततः उन चारों ने मिलकर कमजोर सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ शिष्य को घेर लिया। वही वरिष्ठ व्यक्ति, जो कभी दिन में घमंडी और अलग थलग रहता था, अब पूरी तरह से दुखी लग रहा था। उसकी अकड़ बिखर गई थी, वह किसी खोए हुए कुत्ते की तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में कोई उन पर घात लगाएगा। हालांकि उसने जल्दी ही अराजकता के बीच अपना संयम वापस पा लिया, अपनी टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई को बुलाया और गर्जना की। तुम कौन हो? सेवक गोल्ड संप्रदाय को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मो हुआ अविचलित रहा। चेंग मो अभी भी टहनी को काट रहा था और कोई जवाब नहीं दे सका। अन्य लोग भी चुप रहे और उन्होंने सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ शिष्य पर लगातार हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोना तोड़ने वाले कवच सुरक्षा, घातक आध्यात्मिक कलाकृतियों और जहरीले हथियारों के साथ एक बुरी तरह से घायल अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना साधक को वश में करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था। हालांकि मध्य युद्ध में सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ शिष्य ने अचानक उन्हें पहचान लिया और आश्चर्यचकित अविश्वास में कहा, ये तुम हो, वो 5 बदमाश जो दिन में पहले वाले थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये छोटे बदमाश कैसे हिम्मत कर सकते थे और कैसे सक्षम हो सकते थे उनके 8 सेवक गोल्ड सेक्ट शिष्यों के शिकारी दस्ते पर घात लगाने की, जिसका नेतृत्व एक अंतिम चरण के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर द्वारा किया जा रहा था। क्रोधित और अविश्वास से भरकर उसने उपहास किया, ठीक है, तुम ढीठ बच्चों, आज मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मो हुआ ने उसकी असलियत जान ली। वह सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए का उपयोग करने वाला है। यान कियानेजुन और अन्य लोगों ने तुरंत अपना हमला तेज कर दिया और सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य को दबा दिया। हताश होकर वरिष्ठ व्यक्ति ने अपने रून्स की ओर हाथ बढ़ाया। मो हुआ ने चेतावनी दी, वह गोल्डन बॉडी टेलिस्मैन के लिए जा रहा है। यान कियानेजुन ने यह सुनकर शिष्य की बाह पर वार करने के लिए अपना भाला तेजी से घुमाया। सेवक गोल्ड सेक्ट का सीनियर दंड रह गया। ये कौन से बदमाश थे जो उसकी हर हरकत का अंदाजा लगा लेते थे और उसे इतनी सफाई से पढ़ लेते थे? दर्द सहते हुए उसने जानबूझकर यान कियानेजुन के भाले के प्रहार को सहन किया, ताकि इस क्षणभंगुर अवसर का लाभ उठा सके और ताबीज को सक्रिय कर सके। एक धुंधली सुनहरी चमक ने उसे घेर लिया। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ ने ताबीज के संरक्षण में कई कदम पीछे हटे और घातक सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए को लागू करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की। उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके सामने स्वर्ण तलवार क्यूई और स्वर्ण आत्मा तलवार शानदार ढंग से आपस में गुंथी हुई थी, जिससे अपार शक्ति निकल रही थी। मो हुआ ने तुरंत जल कारावास तकनीक से जवाब दिया, लेकिन हल्के नीले रंग की जल रोशनी को गोल्डन बॉडी टेलिस्मैन द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया गया, जिससे सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए के निर्माण को बाधित करने में असफल रहा। ताबीज ने उसे सामान्य जादू नियंत्रण से प्रतिरक्षित कर दिया। बिजली की तरह तेजी से मो हुआ ने जोर से चिल्लाया, हमला करो, उसे काट डालो। इसके साथ ही मो हुआ ने 5 तत्वों के मूल कवच का प्रसारण शुरू कर दिया। चेंग मो ने तुरंत इसे भांप लिया, उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और उसने पर्वत विभाजक कुल्हाड़ी चलाकर स्वर्ण विभाजक संप्रदाय के वरिष्ठ को चीर डाला। एक बॉडी कल्टीवेटर होने के नाते चेंग मो का वार असाधारण रूप से तीव्र था। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उन्होंने मन ही मन हमले की योजना बना ली। ये कुल्हाड़ी चाल हालांकि भयंकर थी, लेकिन उसकी तलवार नियंत्रण जुए को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब तक उसकी चाल पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन नीच छोटे दुष्टों को अपना विनाश प्राप्त होगा। उसकी निगाहें ठंडी होकर तीखी हो गईं।
लेकिन जैसे ही चेंग मो की कुल्हाड़ी बीच में घूमी, उसके शरीर का कवच चमक उठा। एक रहस्यमयी शक्ति उतर आई। चेंग मो की शक्ति तेजी से बढ़ी। उसके द्वारा चलाई गई कुल्हाड़ियां अधिक चमक के साथ चमक रही थीं तथा उनका बल बढ़ता जा रहा था। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। यह सही नहीं है। कुल्हाड़ी की शक्ति अचानक क्यों बढ़ गई है? उस पल उसका दिल बैठ गया। वह बेबस होकर देखता रहा कि चेंग मो की विशाल कुल्हाड़ी उसके कंधे पर कैसे लगी। इस प्रचंड प्रहार ने स्वर्ण शरीर ताबीज को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह इतना हिल गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। कुल्हाड़ी के वार से गंभीर चोटें आईं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। हमले की जबरदस्त ताकत ने उनके आधे कास्ट सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जीव को बाधित कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति का प्रहार उसके भीतर से बह निकला, उसके मुंह से खून बहने लगा, जिससे वह पूरी तरह शक्तिहीन हो गया। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ शिष्य, एक अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना साधक को अंततः पराजित किया गया और चेंग मो की शक्तिशाली कुल्हाड़ी द्वारा दबाए गए मोहुआ के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। मेरा सुअर चुराने की हिम्मत। मोहुआ की आवाज तीखी थी, जिसमें तिरस्कार का हल्का सा भाव था। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने उनके सामने घुटने टेक दिए और उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसे एक सेना ने उड़ा दिया था, ब्लेड और कुल्हाड़ियों से मारा था और यहां तक कि जहर भी दिया था। उसका शरीर अब जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन नींव की स्थापना के अंतिम चरण में होने के कारण उनकी नींव कमजोर नहीं थी। हालांकि उनकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन जानलेवा नहीं थीं। इसके अलावा उसकी हड्डियां अभी भी काफी मजबूत थीं। उसने जिद करके शाप दिया, छोटे कमीनों का एक झुंड। ये सुनकर चेंग मो ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई के मुंह के कोने से खून रिस रहा था। उसकी निगाहें जहरीली थीं, फिर भी उसकी आवाज में चुनौती थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, आज बाघ मैदानों में गिर गया है और तुम जैसे छोटे कुत्तों के हाथों में पड़ गया है। फिलहाल मैं यह अपमान स्वीकार करता हूं, पर कसम खाता हूं ये हिसाब चुकाकर रहूंगा। बस इंतजार करो। मोहुआ ने भौहें उठाईं। हड्डियां इतनी सख्त। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें मार देंगे? सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने व्यंग्य किया, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत नहीं है। मोहुआ एक क्षण के लिए रुका, फिर उसके विचार सही जगह पर आ गए। वास्तव में वह सचमुच इस आदमी को नहीं मार सकता था। अगर वह पाप साधक, दुष्ट साधक या राक्षस साधक होता तो बात अलग होती, लेकिन यह आदमी सेवक गोल्ड संप्रदाय से था, जो कि कियानशुए राज्य की सीमा के भीतर 12 संप्रदायों में से एक था। उसने ताओवादी कानून का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं किया था। अगर उन्होंने सचमुच उसे मार डाला तो सेवक गोल्ड संप्रदाय निस्संदेह न्याय की मांग करेगा। ताओवादी न्यायालय भी चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा वे अब रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में थे। यद्यपि यह पर्वत अपने राक्षस जानवरों और खतरनाक वातावरण के लिए जाना जाता था, फिर भी यह कोई अराजक क्षेत्र नहीं था। मोहुआ गहरी सोच में डूब गया। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई को यह देखकर और भी यकीन हो गया कि मोहुआ उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका चेहरा और भी बेशर्म और निडर हो गया। बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, मेरे सेवक गोल्ड सेक्ट को अपना दुश्मन मत बनाना। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मोहुआ ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। जमीन पर घुटने टेकने वाले आदमी में इतना अहंकार क्या है? यदि सेवक गोल्ड संप्रदाय वास्तव में इतना शक्तिशाली होता तो आप मेरे सामने यहां घुटने नहीं टेक रहे होते। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई की छाती हताशा से तन गई, उनका चेहरा तमतमा उठा। लेकिन उन्होंने खुद को एक विद्रोही और ठंडे व्यंग्य से भर दिया। चेंग मो को ये जिद्दी रवैया घृणित लगा और उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई, क्या हम सचमुच उसे जीने दे रहे हैं? मोहुआ ने पूछा, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? चेंग मो ने अपना सिर हिलाया। वह तो बस पूछ रहा था। यद्यपि वह लापरवाह था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। अगर उन्होंने सचमुच उसे मार डाला तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सेवक गोल्ड संप्रदाय, ताइक्सुगेट, ताओवादी दरबार या यहां तक कि कियानशुए राज्य में उनके अपने चेंग परिवार को भी यह समझाना मुश्किल होगा। थोड़ी सी सख्ती पर्याप्त होगी। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, उसे नंगा कर दो, उसे पेड़ पर लटका दो और उसके ऊपर एक कछुआ बना दो। सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ऐसा अपमान मृत्यु से भी बदतर था। तुम छोटे कमीनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई गुस्से में दहाड़े। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा कि इस आदमी को अपने काम से दिखा देगा कि वह कितना साहसी है।
उसे बांधो, फांसी दो और कछुआ बनाओ। इस पर चेंग मो ने पीछे हटने से इनकार नहीं किया। उसने तुरंत सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई का ताओवादी वस्त्र उतार दिया, उसे एक आत्मा बंधन रस्सी से बांध दिया और उसे एक पेड़ पर लटकाने की तैयारी कर ली। सेवक गोल्ड संप्रदाय का वरिष्ठ भाई क्रोध से भरा हुआ लेकिन प्रतिरोध करने में असमर्थ विशाल चेंगमो के कार्य को अंजाम देते समय चुपचाप उबल रहा था। अपमानित और क्रोधित होकर उसने जहरीली आवाज में बुदबुदाया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस अपमान का मैं तुम्हें 100 गुना बदला दूंगा। मो हुआ ने उसे प्यार से याद दिलाया, तो अगली बार ज्यादा सावधान रहना। अगर तुम इतने ही बेकार निकले और फिर से हमारे हाथ लगे तो मैं तुम्हें 100 बार घुटनों के बल बिठाऊंगा और तुम्हारे ऊपर 100 कछुए बनाऊंगा। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे साथ घिनौना व्यवहार किया, मुझ पर घात लगाकर हमला किया। वरना मैं। मो हुआ अवाक रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है? गंदी लड़ाई की बात। तुम बड़े हो तो बचकानी बातें। तुम्हारी सारी साधना तो बर्बाद हो गई। लगता है आपके खाने से आपकी लंबाई बढ़ी है, आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुए हैं, है ना? और इसके अलावा अगर हम गुप्त रणनीति की बात कर रहे हैं तो हम आपके सेवक गोल्ड सेक्ट से भी तुलना नहीं कर सकते। संख्या पर भरोसा करते हुए बेशर्मी से कनिष्ठ शिष्यों से उनके राक्षस जानवरों को लूटना। ठीक है, तुमने उन्हें लूटा, लेकिन फिर तुम्हें जवाबी लूट का शिकार होना पड़ा। और इतना ही नहीं, तुम लड़ाई भी नहीं जीत पाए। अब तुम हमारे सामने घुटने टेक रहे हो। घुटने टेकना सबसे बुरा नहीं है, लेकिन कपड़े उतारकर पेड़ पर लटका दिया जाना और आप पर कछुआ बना दिया जाना। मो हुआ ने आह भरी, मैं मानता हूं कि मैंने सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों को ज्यादा महत्व दिया था। सोचो, मैंने इतनी सारी तरकीबें तैयार की, फिर भी तुम उस सुअर जितने भी मजबूत नहीं हो जिसे मैंने पहले मारा था। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। हाओ जुबान ने याद दिलाया, बस करो बड़े भाई, अगर तुम बोलते रहे तो वह गुस्से से मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ था तो उसकी मौत हथियारों या जहर से नहीं बल्कि मोहुआ के शब्दों से हुई होगी। ताओवादी अदालत ने जब जांच की तो वे इसका क्या कारण बता सकते थे। ओह! मोहुआ ने पेड़ पर लटके सेवक गोल्ड सेक्ट के वरिष्ठ भाई की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें धीमी थीं और वह जिंदा से ज्यादा मरा हुआ लग रहा था। तभी मोहुआ ने अपनी तीखी टिप्पणी रोकी, लेकिन मोहुआ अपने वचन पर कायम रहा और उसने आध्यात्मिक स्याही में ब्रश डुबोकर उस आदमी की छाती पर कछुए का चित्र बना दिया। कछुए को त्रुटिहीन यथार्थवाद के साथ खींचा गया था। मोहुआ उनके काम से काफी खुश था। उस समय सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने अपनी आंखें घुमाई और क्रोध में बेहोश हो गए। क्या वह मर गया है? सीटू जियान ने पूछा। मोहुआ ने उसकी सांसें जांची, सौभाग्य से नहीं। ठीक है, जब तक वह मरा नहीं है। सामान उठाओ, हमारा काम यही खत्म हो गया। समझ गया। फिर आंधी की तरह वे स्टोरेज बैग लूटने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही किसी को अचानक कुछ एहसास हुआ। रुको, क्या हमें स्टोरेज बैग ले जाने की अनुमति है? लगता तो नहीं देता। सीटू जियान ने सोचा, सेवेर गोल्ड सेक्ट के एक शिष्य की पिटाई करने से निश्चित रूप से उनमें द्वेष पैदा होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उनके स्टोरेज बैग ले लें तो ये किसानों को लूटने के समान होगा। इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा अगर उनके भंडारण बैग में संप्रदाय की विरासत की वस्तुएं हैं, जैसे कि सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोलिंग तकनीक या कुछ और, तो इसे लेने से निस्संदेह हम सेवक गोल्ड संप्रदाय के क्रोध का लक्ष्य बन जाएंगे। जब समय आएगा, अगर सेवक गोल्ड सेक्ट बेशर्मी से हम पर उनके संप्रदाय रक्षा तलवार तकनीक को चुराने का आरोप लगाएगा, तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। समूह ने चर्चा की। ये सही है, ये सही है। मोहुआ ने दोषी महसूस करते हुए बार बार सिर हिलाया, क्योंकि उसने वास्तव में सेवक गोल्ड सेक्ट की संप्रदाय रक्षा तलवार तकनीक चुरा ली थी। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए युक्त जेड पर्ची वर्तमान में उसकी भंडारण अंगूठी में पड़ी है। वह शुद्ध संप्रदाय को ये बात पता चलने नहीं दे सकता था। मोहुआ ने कहा, हम सच्चे लोग हैं, डाकू नहीं। हम सिर्फ वही वापस लेते हैं जो हमारा हक है, हम डकैती तक नहीं गिरेंगे। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते तो मैं भी उन्हें नाराज नहीं करता। लेकिन अगर लोग मुझे अपमानित करते हैं तो मैं उन्हें नंगा कर दूंगा, उन्हें पेड़ पर लटका दूंगा और उन पर एक कछुआ बना दूंगा। चेंग मो और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, जूनियर भाई बिल्कुल सही है।
इसके बाद समूह ने सुअर राक्षस से सभी सामग्री एकत्र की, उन्हें अपने लिए ले लिया, जबकि सेवक गोल्ड सैक्ट के शिष्यों के भंडारण बैग उनके मालिकों को वापस कर दिए। साफ सफाई करने के बाद और रात अभी बाकी थी, मोहुआ और उसके साथी रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन से चले गए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या सेवक गोल्ड सैक्ट के शिष्यों को राक्षस जानवरों द्वारा खा लिया जाएगा, मोहुआ को इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें मार डाला था, यदि वे राक्षस जानवरों द्वारा खाए गए थे तो ये केवल उनकी अपनी गलती थी। फिर भी मोहुआ का दिल बहुत दयालु था। जाने से पहले उसने उनमें से हर एक को एक एक दवा खिला दी ताकि वे सचमुच न मरे। मोहुआ के जाने के कुछ समय बाद औषधीय शक्ति ने अपना असर दिखाया। सेवक गोल्ड सैक्ट के शिष्यों की चोटें ठीक हो गईं और वे धीरे धीरे होश में आ गए। और फिर उन्होंने देखा, जिस वीर और गौरवान्वित वरिष्ठ भाई को वे हमेशा से ही आदर्श मानते थे, उसे नंगा करके एक पेड़ से लटका दिया गया था। उसकी छाती पर एक कछुआ बना हुआ था जो एक हास्यास्पद जोकर जैसा दिख रहा था। सभी शिष्य दंग रह गए। वरिष्ठ भाई, आप? सेवक गोल्ड सैक्ट के वरिष्ठ भाई भी जाग गए और गुस्से से दहाड़े, क्या तुम मुझे पहले ही निराश नहीं करने वाले हो? शिष्यों का समूह तुरंत घबराकर भागा और जल्दी से उसे नीचे ले आया। वरिष्ठ भाई, ये किसने किया? वरिष्ठ भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर चोट लगी हो और मैं बेहोश हो गया। सब कुछ धुंधला हो गया था। मैं कसम खाता हूं कि मैंने अनगिनत परछाइयां देखीं। क्या यह एक समूह हमला हो सकता है? उनमें से एक ने भौहें चढ़ाई और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ भाई, जिन भी अपना बचाव नहीं कर सके और उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा। जिम्मेदार लोगों में संभवतः एक से ज्यादा फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के साधक शामिल थे। भाई जिन, चुप रहो तुम सब। सरनेम जिन, सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई गुस्से से चिल्लाए। उसके शिष्यों का प्रत्येक शब्द उसकी छाती में चाकू की तरह चुभता था। वह बहुत अपमानित, क्रोधित और सीने में जलती हुई हताशा महसूस कर रहा था। वह अपने आप को रोक नहीं सका और एक और कौर खून थूक दिया। रात पूरी तरह से घिर चुकी थी, जंगल वीरान था और कभी कभी राक्षस जानवरों की गुर्राहटें धीमी धीमी गूंज रही थीं। पहाड़ों का वातावरण लगातार खतरनाक होता गया। पहले लौट चलें, कसम है ये कर्ज चुका देंगे। सेवक गोल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई की आंखें विषैली घृणा से जल उठीं। अन्य शिष्यों ने बोलने का साहस नहीं किया। एक दूसरे की मदद करते हुए वे पहाड़ से नीचे उतर गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद जुन जियो ने अंधेरी पहाड़ी की छाया से बाहर कदम रखा और धीरे से आह भरी। उसे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एकल सेवक गोल्ड सैक्ट फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज सीनियर ब्रदर 7 फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण शिष्यों के साथ जोड़ा गया था, जिसे बहुत अच्छी तरह से संभाला गया था। तरीके थोड़े क्रूर थे, लेकिन उनमें संयम था, वास्तव में घातक नहीं। फिर भी लड़के ने ऐसी चालें कहां से सीखी? यद्यपि वह पूरी तरह से शुद्ध, गोरा और आज्ञाकारी दिखता था, फिर भी अपने कार्यों में वह हद दर्जे का चालाक और कुटिलता से भरा हुआ था। जुन जियो ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, लेकिन शायद यही बेहतर है। वह आसानी से डरने वाला नहीं है। अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो उसे संप्रदाय के बुजुर्गों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही अपनी गरिमा वापस पा लेगा। यह एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है। बाहरी रूप से अनुकूलनशील रहते हुए भी आंतरिक सिद्धांतों के साथ कार्य करना, आदर्श रखना, फिर भी किसी भी साधन से पीछे न हटना, नियमों का पालन करना, फिर भी उनसे बंधे नहीं रहना। जुन जियो को अचानक उदासी का एहसास हुआ। वह अपने विचारों में खो गया। भाई जुवान उस जमाने में बेजोड़ प्रतिभा और अदम्य सद्गुण, लेकिन शायद यही अटूट सद्गुण उसके पतन का कारण बना। काश वह इतना कट्टर न होता। अल्पविराम। मोहुआ और उनका समूह बिना किसी घटना के संप्रदाय में वापस लौट आए। अगले दिन मोहुआ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, तथा हमेशा की तरह साधना कक्षाओं में भाग लिया। जुन जियो ने चुपचाप मोहुआ को देखा, उसके शांत व्यवहार को देखते हुए, जैसे कि पिछली रात कभी हुई ही न हो। उसने द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के सुअर राक्षस को नहीं मारा था। उसे सेवक गोल्ड सैक्ट द्वारा लूटा नहीं गया था, और उसने विशेष रूप से टेबल को नहीं बदला था। सेवक गोल्ड सैक्ट को लूटना, उनके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज सीनियर ब्रदर को अपंग करना, उसे नंगा करना, उसे पेड़ पर लटका देना और एक कछुआ बनाना। जुन जियो को असहायता का एहसास हुआ। इस लड़के का साहस असीम था। वास्तव में यदि उसने कल रात उन सेवक गोल्ड सैक्ट के अनुयायियों का सचमुच वध कर दिया होता, तो वह आज भी शांत चेहरे के साथ उपस्थित होता। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ वह महानता के लिए नियत थे।
ये केवल अनिश्चित था कि धार्मिकता और अंधकार के बीच की रेखा को पार करते हुए उसके द्वारा किए गए महान कार्य पुण्यपूर्ण होंगे या खलनायकीपूर्ण। जून जियो ने अपना सिर हिलाया। वह मुड़कर एल्डर मास्टर झुन से मिलने के लिए एल्डर के निवास की ओर चल पड़ा। आखिरकार उसे जो कुछ देखा और सुना था उसे बताना ही था। फिर भी एल्डर के निवास में प्रवेश करने पर झुन जियो को एल्डर मास्टर झुन को एक जेड स्लिप पकड़े हुए एक स्थान पर जमे हुए देखकर आश्चर्य हुआ। एल्डर मास्टर शुन ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज खोज ली हो। उनका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था और उनके कांपते हाथ ने जेड स्लिप को कसकर पकड़ रखा था। जुन जियो ने अपने पूर्वज को ऐसी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हुए शायद ही कभी देखा था। बुजुर्ग व्यक्ति अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे, उनका स्वभाव कठोर और संकोची था, उनके चेहरे पर खुशी या गुस्सा शायद ही कभी प्रकट होता था, वे लगभग कभी भी इतने विचलित नहीं दिखते थे। कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित हुई होगी। घुसपैठ करने की हिम्मत न करते हुए जुनजियू लकड़ी के एक टुकड़े की तरह दरवाजे पर खड़ा रहा। इस बीच अंदर एल्डर मास्टर झुन जेड स्लिप को घूर रहे थे, उनका दिल तूफान में लहरों की तरह थरथरा रहा था। मोहुआ के इतिहास की जांच करने के लिए भेजा गया एक शिष्य आज वापस आया था और उसने ये जेड पर्ची दी थी। इसमें जो कुछ दर्ज किया गया वह बेहद चौंकाने वाला था। टोंगजियान शहर, मोहुआ। ऐसा कहा जाता है कि क्यूई शोधन के दौरान ही उन्होंने बड़े दानव फेंग शी को कुचलने के लिए प्रथम श्रेणी के 5 तत्वों के दानव संहार व्यूह के निर्माण का नेतृत्व किया था, जिससे साधकों के एक पूरे शहर को बचाया गया था। इसके बाद ये व्यूह ढह गया और मोहुआ बड़े दानव फेंग शी के साथ नष्ट हो गया। अफवाहों के अनुसार जब संरचना ढह गई तो स्वर्ग में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और स्वर्गीय दाओ थंडर पनिशमेंट उस पर उतरा, उसके सिर के ऊपर 3 बार चक्कर लगाया और फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना पीछे हट गया। अल्पविराम। वहां एक गुरु था जिसका मूल अज्ञात था। एक बार विदेश यात्रा की और फाउंडेशन प्रतिष्ठान पहुंचकर वापस लौटे। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए अकेले ही कियान राज्य चला जाता है। उनकी सभी उपलब्धियां दानव दमन स्मारक पर अंकित हैं और 100 मील के भीतर के साधक उनका नाम गाते हैं। बड़े मास्टर जून ने गहरी सांस ली। क्यूई शोधन क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा गठन स्थापित किया, एक बड़े दानव को मार डाला और डकैती थंडर से बच निकले। ये बातें चांद पर से आई कहानियों की तरह लगती हैं, कहानीकारों द्वारा गढ़ी गई काल्पनिक अमर कहानियों की तरह लगती हैं, साधकों के बीच किंवदंतियां लगती हैं, व्यावहारिक रूप से अविश्वसनीय लगती हैं। उन्हें तो फॉर्मेशन का स्तर भी नहीं पता, न ही वे ये समझते हैं कि क्यूई शोधन क्षेत्र के दौरान एक बड़े गठन का निर्माण करने का क्या मतलब है। और बड़ा दानव, यह एक महान दाव से जन्मा एक कर्मिक उत्परिवर्तन था जो एक राज्य पर शासन कर रहा था, एक भयानक ताओवादी दानव। किसी पर बिना किसी नुकसान के डकैती का हमला होना और भी अधिक बेतुका है। रॉबरी थंडर की उत्पत्ति स्वर्गीय दाव से हुई है जिसमें सभी को नष्ट करने की कानून की शक्ति निहित है। कानून के अंतर्गत ये सभी को मार डालता है, देवताओं, भूतों और यहाँ तक कि ताओवादी राक्षसों को भी। क्यूई शोधन क्षेत्र में एक छोटे साधक को तो छोड़ ही दीजिए। ताओ साधना में सच्चे अनुभव रखने वाले तथा अथाह महानताओं को समझने वाले लोगों की दृष्टि में ऐसे शब्द पूरी तरह से बेतुके लगते हैं। लेकिन इन घटनाओं का नायक मोहुआ है। बड़े मास्टर जून का दिल कांप उठा। मोहुआ, इस बच्चे में एक उच्च दिव्य भावना है, इतना मैं जानता हूं। एक श्रेष्ठ दिव्य भावना के साथ सैद्धांतिक रूप से क्यूई शोधन क्षेत्र में एक बड़े गठन को सीखना और निर्माण करना वास्तव में संभव है। एक बड़ी संरचना का निर्माण करने में सक्षम होने का अर्थ है बड़े राक्षसों से लड़ने की क्षमता। संरचना का पतन एक बड़े दानव के साथ नष्ट होना भी संभव है और स्वर्गीय दाव थंडर दंड नियमों के भीतर सभी को मिटा देता है। लेकिन श्रेष्ठ दिव्य भावना नियमों से बाहर होने का संकेत देती है, इसलिए बिना किसी नुकसान के उस पर डकैती का हमला होना भी असंभव नहीं है। तो इस तरह से सोचे तो क्या ये अपमानजनक अफवाहें वास्तव में उचित है? स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। बड़े मास्टर शुन की पुतलियां थोड़ी हिल गईं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अपने 800 वर्षों के ताओवादी साधना ज्ञान के भीतर उन्होंने एक तथ्य निकाला है जो स्पष्ट रूप से ताओ साधना की उनकी समझ का खंडन करता है, फिर भी उचित लगता है। एक पल के लिए एल्डर मास्टर जून को विश्वास करना मुश्किल लगा। उन्होंने जेड स्लिप की एक एक शब्द पर समीक्षा की। प्रत्येक शब्द पढ़ते समय उसकी पलकें हल्की सी झपकती थीं। बाद में उन्होंने एक पंक्ति देखी। एक गुरु थे, अज्ञात मूल के। किस प्रकार का गुरु ऐसे शिष्य को सिखा सकता है?
एल्डर मास्टर जुन को अचानक एक भयावह अनुमान सूझा। क्या ये रहस्यमय गूढ़ मास्टर संभवतः हो सकता है? अचानक उसके मन में एक छवि उभरी। एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति, असाधारण रूप से सुंदर चेहरा, 3 भाग लापरवाही, 3 भाग अहंकार, 3 भाग स्वतंत्रता, तथा उसकी भौहों के बीच शुद्ध अमर आभा का एक अभिन्न अंग। एक नाम जो उनके मन में गहराई से अंकित था, लेकिन जिसका जिक्र शायद ही कभी दूसरों से होता था, फिर से सामने आया। जून डाउलिंग। बड़े मास्टर जून ने तेजी से सांस ली, उनका दिल थोड़ा कांप रहा था। महुआ, क्या वह व्यक्ति का शिष्य है? एल्डर मास्टर जुन को अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। इससे पहले उन्होंने इस तरह के संदेह को पूरी तरह से खारिज नहीं किया था। जब मोहुआ ने संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसे कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ। यद्यपि उनकी दिखावट स्पष्ट रूप से भिन्न थी और उनके स्वभाव भी भिन्न थे, एक अनियंत्रित और असाधारण, दूसरा नाजुक और प्यारा, फिर भी वे स्पष्ट रूप से भिन्न थे। लेकिन उस तरह की पारदर्शी समझ, संरचनाओं के सार को समझना और महान दावों के साथ आत्मीयता लगभग समान थी। एक छोटे अमर शहर का एक ढीला साधक संभवतः मार्गदर्शन के बिना स्वर्ग और मनुष्य की ऐसी प्राकृतिक एकता को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। उस व्यक्ति का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा था तथा उसके सभी शिष्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। फिर वह एक मध्यम निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाले छोटे साधक को शिष्य के रूप में क्यों लेगा? इसके अलावा बातचीत की इस अवधि के दौरान एल्डर मास्टर जून विश्वास के साथ पुष्टि कर सकता था कि यह बच्चा अमर आकाश निर्माण प्रवाह को नहीं जानता था। इसका कोई मतलब नहीं है। संरचनाओं की समझ और दाव को समझना इस बच्चे ने अच्छी तरह से सीख लिया है। ये किसी भी तरह से साधारण मार्गदर्शन नहीं है। ऐसी बातें परिश्रमपूर्वक सिखाने से यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति अपना सारा ज्ञान इस बच्चे को देना चाहता है। लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण अमर आकाश संरचना प्रवाह क्यों नहीं सिखाएगा? अमर आकाश संरचना प्रवाह को न सीखना, अमर आकाश संरचनाओं में प्रवेश न करना। फिर कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि उसने सचमुच अमर विरासत प्राप्त कर ली है? क्या ऐसा है कि अभी समय नहीं आया है? एल्डर मास्टर जून की पीली भौहें सिकुड़ गईं और फिर उन्होंने गहरी सांस ली। किसी भी स्थिति में यदि मोहुआ वास्तव में उस व्यक्ति का शिष्य है, तो यह वास्तव में बहुत बड़ा कर्म होगा। एल्डर मास्टर जून के मन में अनेक विचार थे और उन्हें थोड़ी चिंता भी महसूस हुई। जब वह वास्तविकता में वापस आया तो दरवाजे पर एक लकड़ी का खंभा खड़ा देखकर वह थोड़ा चौंक गया। अंदर आए, बड़े मास्टर जुन ने अपने विचार एकत्रित करते हुए शांतिपूर्वक कहा। दरवाजे के बाहर जून जियो ने देखा कि पूर्वज की अभिव्यक्ति शांत हो गई थी और दमनकारी आभा गायब हो गई थी। तभी उसने राहत की सांस ली और सम्मानपूर्वक अंदर कदम रखा। ताओवादी बालक चाय लेकर आगे आया। जून जियो ने कुछ आशंकित महसूस करते हुए धीमी आवाज में बोलने से पहले चाय का एक घूंट लिया। पूर्वज, आप? वह पूछना चाहता था कि क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूर्वज के मूड में इतना नाटकीय बदलाव आया। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह तक पहुंचे, उसने बुद्धिमानी से उन्हें निगल लिया। वह लापरवाही से बोलने के खतरों को अच्छी तरह से जानते थे। कम बोलना और कम गलतियां करना बेहतर था। एल्डर मास्टर जुन थोड़ा नाखुश थे। अपनी बात कहो, तुम पहले से ही एक एल्डर हो, बुरी महिलाओं की तरह झिझकना बंद करो। जुन जियो को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, यह मोहुआ के बारे में है। कौन जानता था कि सिर्फ उन 2 शब्दों के साथ एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अनजाने में स्वर्ग शून्य क्षेत्र की शक्तिशाली आभा जारी हुई। जुन जियो का दिल कांप उठा और जल्दी से बोला, पूर्वज। एल्डर मास्टर जून थोड़ा चौंके और फिर उन्होंने अपनी आभा को नियंत्रित करते हुए शांति से पूछा, मोहुआ को क्या हुआ? जून जियो ने आह भरी, ज्यादा कुछ नहीं, बस जिस मामले में आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था, उस बच्चे के तरीके कुछ असामान्य है। बड़े मास्टर जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। जुन जियो ने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर जो कुछ भी देखा था वह सब बताया। उनके द्वारा तैयार की गई संरचनाएं उत्कृष्ट हैं और उनके साथियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा है। कल रात उन्होंने 4 साथी शिष्यों के साथ मिलकर द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के सुअर राक्षस का वध किया, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रवर्धन संरचना का प्रयोग किया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों के साथ संघर्ष हुआ। सेवक गोल्ड सेक्ट 8 लोगों का एक समूह, जिसमें एक दिवंगत फाउंडेशन प्रतिष्ठान भी शामिल था, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका।
उनकी संरचना निर्माण पद्धति भी काफी हैरान करने वाली थी, जिसमें विचार को ब्रश और जमीन को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बड़े मास्टर जून आश्चर्यचकित रह गए। प्रवर्धन सारणी, जमीन को संरचना में खींचने की विधि। ये असाधारण विधियां उस व्यक्ति की शिल्पकला से बहुत मिलती जुलती थीं। इन सब बातों को देखते हुए एल्डर मास्टर झुन लगभग निश्चित रूप से पुष्टि कर सकते थे कि मोहुआ, ये बच्चा, ज्वांग दाओलिंग का प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए। एल्डर मास्टर झुन कुछ क्षण के लिए अचंभित हो गए। उन्हें अभी भी इस बात पर विश्वास करना कठिन लग रहा था, और साथ ही वे बहुत उलझन में भी थे। उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष शिष्य मेरे ताइक्सू गेट में क्यों आएगा? कियान ताओवादी संप्रदाय क्यों नहीं? एल्डर मास्टर झुन के विचारों से अनभिज्ञ झुन जियो ने अपना प्रश्न पूछा। ये संरचनाएं और व्यवस्था के तरीके, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या ये हो सकता है? पूर्वज, क्या आपने उसे सिखाया था? बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं, और जैसे ही वह इनकार करने वाले थे, उनके दिमाग में एक विचार आया। एल्डर मास्टर जून की आंखें हल्की सी चमक उठीं, जिससे जून जियो को एक अर्थपूर्ण नजर मिली। यह मामला किसी से मत कहना। उन्होंने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया, लेकिन जून जियो ने सोचा कि वह समझ गया है। ये निर्माण विधियां वास्तव में पूर्वजों द्वारा निजी तौर पर सिखाई गई थीं। ऐसे मामलों को वास्तव में उजागर नहीं किया जा सकता, ताकि अन्य लोग यह न सोचे कि पूर्वज पक्षपात कर रहे हैं। यद्यपि सभी जानते थे कि पूर्वज पक्षपात करते थे। जून जियो ने सिर हिलाया। पूर्वज निश्चिंत रहें, मैं अपने होंठ बिल्कुल बंद रखूंगा। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। ये बस। जून जियो अभी भी थोड़ा हैरान था। ये चीजें, क्या आप इन्हें जानते हैं, पूर्वज? चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति प्रवर्धन सरणी हो या दिव्य इंद्रिय व्यवस्था विधियां, उन्होंने कभी भी पूर्वज को उनका उपयोग करते नहीं देखा था। यदि पूर्वज उन्हें नहीं जानते तो वह उन्हें कैसे सिखा सकते थे? बड़े मास्टर जून ने चुपचाप जून जियो की ओर देखा। जून जियो का दिल भारी हो गया और उसने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। पूर्वज ज्ञानी है और हर चीज में पारंगत है, ये सिर्फ मेरी सीमित दृष्टि है। इन शब्दों पर एल्डर मास्टर जून भावशून्य रहे। एल्डर मास्टर झुन द्वारा घूरे जाने से झुन जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सुइयों पर बैठी हो। ये पता न चलने पर कि कितना समय बीत चुका है, एल्डर मास्टर झुन ने हाथ हिलाकर कहा, अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान दें। जुन जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे माफी दे दी गई हो, और उसने तुरंत कहा, तो फिर मैं अब पूर्वज को परेशान नहीं करूंगा, मैं विदा लेता हूं। ऐसा कहकर जुन जियो ने एक पल भी और नहीं रुकना चाहा और तुरंत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। एल्डर के निवास में एल्डर मास्टर जून अकेले बैठे थे। एल्डर मास्टर झुन ने विचार किया। उनकी अभिव्यक्ति कई बार बदली। यदि यह वास्तव में उस व्यक्ति से संबंधित है तो इसमें निहित स्वर्गीय रहस्य अत्यंत अथाह है। पानी बहुत गहरा है, कर्म संबंध भी बहुत गहरे हैं। एल्डर मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं, फिर रुक गए। उनकी निगाहें धीरे धीरे गहरी होती गईं। या शायद एक और संभावना है। ये संभावना बहुत भयावह है। अगले दिन ताओ शिक्षण कक्ष में अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद मोहुआ जैद पर्चियों और पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहा था। शिष्य के निवास पर लौटने की तैयारी कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो दरवाजे पर एक ताओवादी बालक उसे हाथ हिलाते हुए खड़ा था। मोहुआ, एल्डर मास्टर जून तुम्हें बुला रहे हैं। मोहुआ एक पल के लिए रुका, फिर थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है। ताइक्सू पर्वत की लंबी सीढ़ियों पर चलते हुए मोहुआ एक अशुभ भाव से उबर नहीं पाया। उसने ताओवादी बालक से धीरे से पूछा, इस बार क्या हुआ? ताओवादी बालक ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। क्या इस बार एल्डर मास्टर जून नाराज है? गुस्सा। ताओवादी बालक ने भौहें चढ़ाईं और फिर सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा हुआ है। यहां तक कि एल्डर शुन भी चिंतित और बेचैन दिख रहे थे। बड़े जून, एल्डर जुनजियो, पूर्वज के परपोते, जो आंतरिक द्वार में एल्डर के रूप में सेवा करते हैं। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और नाम को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। ताओवादी बालक ने मोहुआ को चिंतित दृष्टि से देखा और कहा, खैर, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें और पूर्वज को नाराज न करें। मोहुआ हैरान था, मैंने कुछ नहीं किया। अगर बड़े मालिक नाराज हैं तो मेरा इससे क्या लेना देना? कौन जानता है। ताओवादी बच्चा आगे चला गया लेकिन अचानक पीछे मुड़ गया, फुसफुसाते हुए, मोहुआ, तुमने मेरे लिए जो छोटा बाग बनाया था, मैंने उसे फिर से तोड़ दिया। तुमने क्या किया? मोहुआ ने चुपचाप उसकी ओर देखा। ताओवादी बालक शर्मिंदा हुआ और बुदबुदाया, मैं किंग फिग और मिंग्यू के साथ कठपुतलियों से जानवरों से लड़ रहा था।
बाघ जीत गया, लेकिन बाद में वह टूट गया। मोहुआ ने धीरे से आह भरी। ताओवादी बालक दोषी लग रहा था। मोहुआ ने फिर कहा, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं तुम्हारे लिए एक और कठपुतली बना दूंगा। अगर तुम जानवरों से लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और ज्यादा खतरनाक कठपुतली बना दूंगा। लेकिन कठपुतली बनाने के लिए जरूरी सामान तुम्हें खुद ही जुटाना होगा। मैं फॉर्मेशन पैटर्न संभाल लूंगा। ताओवादी बालक की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैंने कुछ उच्च गुणवत्ता वाला स्वर्ण जेड खरीदा है। जब मैं इसे कठपुतली के रूप में गढ़ूंगा तो मैं इसे आपके पास लाऊंगा ताकि आप इस पर आकृतियां बना सकें। मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। ताओवादी बालक खुशी से झूम उठा, मोहुआ, तुम सबसे अच्छे हो। अगली बार जब कुछ होगा तो मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा। बातचीत करते हुए वे एल्डर के निवास पर पहुंचे। ताओवादी बालक ने तुरंत अपने आप को संभाला तथा सम्मानजनक व्यवहार करते हुए मोहुआ को एल्डर मास्टर शुन के पास ले गया, प्रणाम किया और फिर वापस चला गया। मोहुआ ने चुपके से एल्डर मास्टर शुन को देखा और गौर किया कि एल्डर मास्टर भले ही जटिल लग रहे थे लेकिन ज्यादा गुस्से में नहीं लग रहे थे। आखिरकार मोहुआ ने राहत की सांस ली। नमस्कार बड़े गुरु, मोहुआ ने झुककर आदरपूर्वक कहा। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम से नहीं बल्कि इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास संरचनाओं के बारे में कुछ जानकारियां हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे काम आए। इन्हें लेकर देखो। मोहुआ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मान लिया था कि एल्डर मास्टर शुन को उसकी कोई गलत हरकत पता चल गई है और वे उसे फटकार लगाने वाले हैं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कुछ अच्छा होगा। प्रसन्न होकर मोहुआ ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद एल्डर मास्टर। एल्डर मास्टर झुन ने कई गहरे रंग की जेड पर्चियां और कुछ प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त की और उन्हें मोहुआ को सौंप दिया। मोहुआ ने उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार किया और संक्षेप में उन्हें पढ़ा। जैसा कि अपेक्षित था, जेड स्लिप्स और पांडुलिपियों की विषय वस्तु संरचनाओं पर विचार विमर्श थी, जिसमें संरचना आंखें, संरचना पिवोट्स और यहां तक कि संरचना पैटर्न की विविधताओं पर चर्चा भी शामिल थी। मोहुआ की आंख अचानक से जम गई। उन्होंने दो अप्रत्याशित शब्द देखे, गठन प्रवाह। मोहुआ के दिल में एक कंपन दौड़ गया जब उसने जल्दी से वह पांडुलिपि उठाए और उसे अपनी आंखों से तेजी से देखा। निश्चित रूप से उसमें फॉर्मेशन फ्लो के बारे में विचार और समझ थी। निर्माण प्रवाह आकाश के नीचे सभी संरचनाओं की मूल धारा है, 10,000 संरचनाओं का अभिसरण, जहां एक को समझने से 100 को समझने की ओर अग्रसर होता है। निर्माण निपुणता का शिखर सभी क्षेत्रों में संरचनाओं को समझने, स्रोत पर स्वयं लौटने और निर्माण विधि मूल धारा को मजबूत करने में निहित है। फॉर्मेशन फ्लो को समझना एक को अनेक में बदलना, आवश्यक सार को पकड़ना और सभी फॉर्मेशन सिद्धांतों को नियंत्रित करना भी है। अल्पविराम। मोहुआ का दिल हिंसक रूप से कांप उठा। ये शब्द बेहद जाने पहचाने लग रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब उसने इन्हें सुना था। मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून की ओर एक नजर डाली और रुक रुक कर आवाज में पूछा, बड़े गुरु, ये पांडुलिपि ये कहाँ से आए? बड़े मास्टर झुन ने उत्तर दिया, यह मेरे एक पुराने परिचित का था। कोई पुराना परिचित? हाँ। एल्डर मास्टर शुन ने थोड़ा सिर हिलाया, उनकी निगाहें उदासी से भरी थीं। कई साल पहले ये पुराना परिचित हमारे ताइक्सू गेट पर मेहमान बनकर आया था। हमने संरचनाओं पर चर्चा की, अपने विचार और अवधारणाएं साझा की। ये पांडुलिपि उस समय हुई हमारी बातचीत के कुछ विचारों और अंतर्दृष्टियों का अभिलेख है। ये पुराना परिचित। एल्डर मास्टर जून की आवाज शांत थी, उनकी नजर गंभीर थी जब उन्होंने धीरे से कहा, इसका उपनाम ज्वांग था। ज्वांग। मोहुआ का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, वह वहीं जम गया, उसका दिल मिश्रित भावनाओं के बवंडर से भर गया। मालिक। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ के हाव भाव पर ध्यान दिया, उसकी आरंभिक स्तब्धता दुख में बदल गई, उसकी आंखें कोमल लालसा से भर गईं जो अंततः गहन क्षति में विलीन हो गईं। बड़े मास्टर झुन ने एक हल्की सी आह भरी। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये लड़का उस व्यक्ति का शिष्य था। मोहुआ की आंखों में दुख और निराशा क्षण भर के लिए ही रही, उसके बाद वे गहरे में समा गईं, एक शांत अथाह कुंड में तब्दील हो गईं, जिसे दूसरों के लिए पहचानना असंभव था। मोहुआ ने अपना संयम वापस पा लिया और उसकी आवाज प्रशंसापूर्ण थी और उसने कहा, बड़े गुरु, आपके पुराने परिचित अवश्य ही संरचनाओं के असाधारण उस्ताद रहे होंगे। बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया और आह भरी, वास्तव में। और यह मास्टर, मोहुआ ने आगे बोलने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाते हुए कहा, वह कहाँ है?
एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को हल्के आश्चर्य से देखा, एक पल के लिए चुपचाप उसे देखते रहे, फिर अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, इस जीवन में यह असंभव है कि हम फिर मिलेंगे। मोहुआ ने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं कहा। यह देखकर एल्डर मास्टर जून को दिल का दर्द महसूस हुआ। वह चुपचाप अपने सामने मोहुआ का अध्ययन कर रहा था। इस लड़के को संप्रदाय में शामिल हुए 3 साल हो गए थे। मोहुआ की लंबाई तो बढ़ गई थी, लेकिन उसके स्वभाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पहले तो एल्डर मास्टर शुन ने सोचा था कि लड़का मासूम और प्यारा है, गंभीर है तथा संरचनाओं का अध्ययन करने में उल्लेखनीय सूझबूझ वाला है। ये ऐसे गुण हैं जो उसे बहुत पसंद आने लगे थे। बाद में जब उसे पता चला कि मोहुआ के पास एक असाधारण दिव्य ज्ञान प्रतिभा है, तो उसने उसे एक दुर्लभ खजाने की तरह संजोया। अब ये जानते हुए कि मोहुआ उस व्यक्ति का शिष्य था, एल्डर मास्टर जून ने पाया कि वह और भी अधिक उलझन में था। वह इस रहस्योद्घाटन से हिल गया था। उस व्यक्ति को दिव्य तंत्र गणना की महारत हासिल थी। उसके हर कार्य में गहरा उद्देश्य छिपा था, जो भाग्य की तहों में अथाह रहस्यों को छुपाए हुए था। उस व्यक्ति का स्वर्गीय रहस्य काट दिया गया है, बैकरूइंस हेवन ब्यूरियल दुनिया में प्रकट हुआ है, फिर भी गुप्त रूप से एक विनम्र छोटे शिष्य को छोड़ दिया और संयोग से ताइक्सू गेट में शामिल हो गया। क्या इसमें कोई गहरा अर्थ हो सकता है? बड़े मास्टर जून विचारों से भरे हुए थे। एक क्षण के बाद मोहुआ ने अपना सिर उठाया, आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं, और धीरे से पूछा, बुजुर्ग सज्जन, ये पांडुलिपि, इसे तुम रख लो। एल्डर मास्टर झुन ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए ही था, इसे संभाल कर रखो और इसे अक्सर पढ़ो। मोहुआ ने पांडुलिपि को कसकर पकड़ लिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद वृद्ध सज्जन। एल्डर मास्टर झुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए मोहुआ के कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, वापस जाओ, दोपहर में भी तुम्हारी कक्षा है। मोहुआ ने सिर हिलाया और एल्डर मास्टर जून को आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद विदा लिया। जाते हुए उनका व्यक्तित्व कुछ अकेला सा लग रहा था। बड़े मास्टर जून ने आह भरी। उस दुबले पतले और कमजोर शरीर के भीतर एक भयानक महान कर्म कारण छिपा हो सकता है। कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उन्हें ध्यान में रखा और प्रकृति को अपना काम करने दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक ही है, यानी मोहुआ। चाहे वह किसी भी कर्म का कारण हो, अब वह ताइक्सू गेट का ताओवादी वस्त्र पहन रहा है, वह ताइक्सू गेट का शिष्य है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है, और भविष्य में उसे हमेशा ताइक्सू गेट का शिष्य बनना होगा। एल्डर मास्टर जून की आंखें तेज हो गईं, तीक्ष्णता की एक चमक चमक उठी और उन्होंने पुकारा, जियो को यहाँ लाओ। थोड़ी देर बाद जून जियो एल्डर मास्टर जून से मिलने आया। बड़े मास्टर झुन ने निर्देश दिया, इस बच्चे की अच्छी देखभाल करो, मोहुआ। जून जियो दंग रह गई, ये क्या आपने पहले निर्देश नहीं दिया था? इस बार यह अलग है, एल्डर मास्टर जून ने विनम्रता से कहा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप एक हाथ खो सकते हैं, लेकिन वह बाल का एक रेशा नहीं खो सकता। मैं आपको चीजों को अच्छी तरह से संभालने के लिए आग्रह कर रहा था। अब यह अलग है, अब ये वाक्य सत्य है। जुनजियो। वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर थोड़ा भौहें चढ़ाकर कमजोरी से बोला, पूर्वज, इस बच्चे की असल पहचान क्या है कि आप इसे इतना सम्मान देते हैं? इसकी चिंता मत करो। एल्डर मास्टर झुन ने जुनजियो की ओर देखा, आंखें भारी थीं, आवाज धीमी थी। तुम्हें बस इतना जानना है कि वह मेरे ताइक्सू गेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संभवतः उससे संबंधित भी। बड़े मास्टर जून रुके, फिर धीरे से बोले, मेरे ताइक्सू गेट की ताओवादी विरासत। जुनजियो अचानक स्तब्ध रह गया, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ताओवादी विरासत। जुनजियो की पलकें झपक गईं, बस कहने के लिए, क्या आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? वह सिर्फ एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर है, यहां तक कि सबसे अच्छी प्रतिभा और सबसे विशेष पहचान के साथ ताइक्सू गेट की ताओवादी विरासत से संबंधित होना असंभव होना चाहिए। ताइक्सू गेट कियान राज्य के 8 महान द्वारों में से एक है, जिसकी नींव बहुत गहरी है और इतिहास भी लंबा है। यदि 3 संप्रदायों के विभाजन से पहले के समय का पता लगाया जाए तो ये कियान राज्य की एक विशाल इकाई के अलावा कुछ नहीं था। ऐसी ताओवादी विरासत, इसका एक छोटे साधक से क्या संबंध है? जुनजियो चाहे जितना भी सोचे, वह इसे समझ नहीं सका। लेकिन वह जानता था कि पूर्वज एक गंभीर व्यक्ति थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। यदि उन्होंने कहा कि यह ताओवादी विरासत से संबंधित है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई गहरा कर्म कारण है। जुनजियो ने सीधा होकर सलाम किया, पूर्वज, मैं समझ गया। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। बस। जुनजियो ने थोड़ा सोचा, फिर कहा,
लगता है इस बच्चे को सेवक गोल्ड सैक से कुछ शिकायत है, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। एल्डर मास्टर जून ने अपना सिर हिलाया, मैंने तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, उसे आंख मूंदकर बचाने के लिए नहीं। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा चाहे वह सेवक गोल्ड संप्रदाय हो या अन्य संप्रदाय, शिष्यों के मामले स्वयं ही सुलझ जाने चाहिए और इसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जुन जियो ने पूर्वज का आशय समझा और पूछा, क्या होगा यदि ये सेवक गोल्ड संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य हों? एल्डर मास्टर जुन ने कहा, डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जुन जियो ने राहत की लंबी सांस ली। पूर्वज ने जो कहा है उससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। जाओ, एल्डर मास्टर जून ने अपना हाथ हिलाया, लापरवाह मत बनो, अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो। एल्डर मास्टर जुन ने एक क्षण सोचा, फिर उसे मनाने के लिए एक कठोर शब्द कहा, मैं तुम्हें परिवार की वंशावली के रिकॉर्ड से हटा दूंगा। जून जियो की खोपड़ी सुन्न हो गई और वह हक्का बक्का रह गया। यह मजाक, क्या ये सचमुच सहजता से बनाया जा सकता है? पूर्वज, क्या आप गंभीर हैं? बड़े मास्टर जून ने चुपचाप उसकी ओर देखा। जुन जियो ने बुद्धिमानी से कड़वे भाव के साथ हार मानते हुए कहा। हाँ। एल्डर के निवास से निकलने के बाद जून जियो ने एक लंबी सांस छोड़ी। उन्हें ये पूर्वाभास था कि यह अस्थायी अंगरक्षक की भूमिका दीर्घकालिक अंगरक्षक के रूप में स्थायी हो सकती है। भविष्य में जीवन शांतिपूर्ण नहीं रह सकता। अल्पविराम। दोपहर में कक्षा के बाद महुआ ने यूएर के साथ मिलकर खाना समाप्त किया और शिष्य के निवास पर लौट आए। घर में प्रवेश करते ही महुआ ने एल्डर मास्टर जून द्वारा दी गई सभी पांडुलिपियां निकाल लीं, विशेषकर फॉर्मेशन फ्लो से संबंधित पांडुलिपि। महुआ ने इस पांडुलिपि को ध्यानपूर्वक पूरी तरह से पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। ये वास्तव में गुरु की पांडुलिपि थी। यद्यपि इसमें कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन यह गठन प्रवाह की उस अंतर्दृष्टि के समान थी जो उसे ली माउंटेन सिटी में पंचतत्व संप्रदाय में उसके गुरु द्वारा दी गई थी। श्री जुआंग का दिव्य आचरण, लापरवाह और उन्मुक्त, फिर भी पानी की तरह कोमल अभिव्यक्ति महुआ के दिमाग में फिर से प्रकट हुई। महुआ काफी देर तक विचारों में खोया रहा और फिर उसने गहरी सांस ली। उन्होंने पांडुलिपि को पुनः पढ़ा। ये दांव पर एक पांडुलिपि थी। अंदर फॉर्मेशन फ्लो के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया गया था वह उसके गुरु द्वारा बताई गई जानकारी से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और अधिक गहन था। महुआ ने इसे देखा और महसूस किया कि वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। सच कहें तो उन्होंने अभी तक फॉर्मेशन फ्लो नहीं सीखा है। पांच तत्व संप्रदाय की ताओवादी विरासत, पांच तत्व निर्माण प्रवाह द्वारा प्रकट स्रोत पैटर्न का वह टुकड़ा हालांकि उसके हाथों में है, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता है। वह भयावह आंख जैसा स्रोत पैटर्न, संक्षेप में, वास्तव में यह क्या है? और जो लोग फॉर्मेशन फ्लो को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, वे निस्संदेह फॉर्मेशन मास्टर्स हैं जिन्होंने एक निश्चित प्रकार के फॉर्मेशन को बड़ी सफलता के साथ विकसित किया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस फॉर्मेशन फ्लो पांडुलिपि को समझ नहीं सके। मैं इसे पहले रखूंगा और जब मेरी गठन कौशल अधिक हो जाएगी तो मैं इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करूंगा। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर सावधानीपूर्वक फॉर्मेशन पांडुलिपि को स्टोरेज रिंग में रख दिया। ये स्वामी का अधिकार था। महुआ ने इसे बहुत संजोया। और एल्डर मास्टर जून। महुआ को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर मास्टर जून ने एक बार मास्टर के साथ दांव पर बहस की थी और संरचनाओं पर चर्चा की थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि एल्डर मास्टर जून और मास्टर के बीच कुछ अन्य संबंध भी हो सकते हैं? महुआ के विचार जागृत हुए और उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। इस समय फॉर्मेशन फ्लो की अवधारणा स्पष्ट रूप से उनकी सीखने की क्षमता से परे थी। अब जबकि एल्डर मास्टर जुन ने मास्टर की फॉर्मेशन पांडुलिपि उन्हें सौंप दी है और सहजता से बताया है कि यह जुआंग उपनाम वाले एक पुराने परिचित का काम है, तो क्या यह हो सकता है कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे? क्या उस बूढ़े सज्जन को पता चल गया कि गुरुजी मेरे गुरु हैं? महुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी थी। चाचा के अलावा वहां वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन की मां भी हैं, जो निश्चित रूप से उनकी चाची हैं। मिस्ट्री वैली की वरिष्ठ सीटू और ली माउंटेन सिटी में परिवर्तन के दौरान देखे गए पंख वाले अमर साधक भी हैं। वे सभी महान साधक हैं, उनकी साधना गहन और व्यवसाय व्यस्त है। वह तो एक छोटा सा तुच्छ साधक है, संभवतः उससे मुलाकात के कुछ समय बाद ही वे उसे भूल गए होंगे।
बड़े मास्टर शुन पहले भी मास्टर के साथ बैठकर दांव पर बहस कर चुके थे, इसलिए संभवतः उनके प्रति उनकी कोई शत्रुता नहीं थी और न ही उनके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना थी। कम से कम महुआ को उससे कोई दुर्भावना महसूस नहीं हुई। इसके अलावा बुजुर्ग ने उन्हें गुरु की पांडुलिपि भी उपहार में दी। दैनिक बातचीत में वह महुआ के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार करते थे और एक परोपकारी की तरह ज्ञान और शिक्षाएं देते थे। एल्डर मास्टर जून सचमुच एक महान अच्छे इंसान है। महुआ ने सहमति में सिर हिलाया। अभी उसने खुद को फॉर्मेशंस की पढ़ाई में समर्पित करने का फैसला किया है। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह उस बुजुर्ग की मेहरबानी का बदला चुकाएगा। पानी की एक बूंद का बदला फव्वारे से चुकाना चाहिए, यही आचरण का सिद्धांत था जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक फॉर्मेशन पुस्तकों को पलटा, कुछ समय तक फॉर्मेशन का अध्ययन किया और जब दोपहर के 1 बजे आए तो उनकी दिव्य भावना फॉर्मेशन का अभ्यास जारी रखने के लिए ताओवादी स्टेल में वापस चली गई। उसे अधिक बार फॉर्मेशन का अभ्यास करने और अपनी दिव्य भावना को शांत करने का तरीका खोजने की आवश्यकता थी। चूंकि अब वह बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपनी दिव्य इंद्रिय को परिष्कृत करने के लिए केवल इस अनाड़ी विधि पर ही निर्भर रह सकता था। लक्ष्य था यथाशीघ्र स्वर्गीय दाव नियमों की मोहर को तोड़ना, अपनी दिव्य भावना को 18 पैटर्न तक बढ़ाना तथा अधिक उन्नत संरचनाएं सीखना। अल्पविराम। इस प्रकार संरचनाओं के अध्ययन के लिए समर्पित कुछ शांत दिन बीत गए। उन्होंने कुछ बार रिफाइनिंग डेमन माउंटेन का दौरा किया, 5 तत्वों के मूल कवच की प्रभावशीलता का परीक्षण किया, कई राक्षस शिकार रणनीतियों को तैयार किया और फिर अस्थायी रूप से जाना बंद कर दिया। लेकिन इस विशेष दिन जब वह भोजन कक्ष में भोजन कर रहा था, चेंगमो अचानक एक चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ वहां आया। महुआ ठिठक गया। चेंगमो, क्या तुम्हें फिर से भालू ने मारा? मैं बेवकूफ नहीं हूं, एक बार मार खाना ही काफी है, मैं इसे 2 बार कैसे होने दे सकता हूं? चेंगमो ने गुस्से के भाव के साथ कहा, ये सेवक गोल्ड सैक्ट के उन कमीनों की वजह से है। महुआ की नजर थोड़ी संकुचित हो गई। सेवक गोल्ड सैक्ट? हाँ। चेंगमो बैठ गया, महुआ की नकल करते हुए जैसे उसने चिकन की टांग का एक निवाला खाया और बड़बड़ाया, जूनियर भाई, आप इन दिनों पहाड़ पर वापस नहीं गए हैं, इसलिए आपको नहीं पता सेवक गोल्ड सैक्ट हमारे साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। वे छोटे बदमाश हमें हर दूसरे दिन परेशान करते रहते हैं। वे हमसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि चुपके से आसपास ही मंडराते रहते हैं। जब हम किसी राक्षस जानवर को मारते हैं तो वे उसे छीनने के लिए झुंड में आ जाते हैं। यदि हम राक्षस जानवरों का शिकार न करने का निर्णय लेते हैं तो वे मक्खियों की तरह हमारे पीछे रेंगते हैं। महुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के कोई नियम नहीं है? अपने अहंकार के साथ क्या बड़े बुजुर्ग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? चेंगमो ने जवाब दिया, वे हस्तक्षेप तो करते हैं लेकिन बेकार। सेवक गोल्ड सैक्ट के बदमाश बेशर्म चालबाज हैं। वे इस तरह के दावों पर अड़े रहते हैं कि राक्षस जानवरों को उन्होंने ही मारा था या कि हमने पहले हमला किया और वे मासूमियत से इसमें फंस गए। यहां तक कि उनके संप्रदाय के बुजुर्ग भी हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। जब सेवक गोल्ड सैक्ट के अनुयायी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो उनके बुजुर्ग ये कहते हुए चीजों को उलझा देते हैं कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, कि चंचल झड़पें सामान्य हैं और उन पर हंगामा करने लायक नहीं है। लेकिन अगर सेवेर गोल्ड संप्रदाय को नुकसान होता है तो वही बुजुर्ग हम ताइक्सु शिष्यों पर अनुशासन और उचित पालन पोषण की कमी का आरोप लगाते हैं। हमारे ताइक्सु बुजुर्ग उनका खंडन करने में कुशल नहीं हैं और अंततः बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सारी मौखिक बहस से कुछ हासिल नहीं होता। सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे थे, इन गुप्त कार्यों में लिप्त रहते हैं। चेंगमो ने गहरी सांस ली। दरअसल नियम सिर्फ उन लोगों पर काम करते हैं जो अपने चेहरे की परवाह करते हैं। उन बेशर्मों के लिए नियम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। चेंगमो ने ठंडे स्वर में उपहास किया, लेकिन अपने चेहरे के घावों को देखकर सिहर उठा। उसके दर्द ने उसे मुंह बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी एक बॉडी कल्टीवेटर होने के नाते जिसकी त्वचा चमड़े जितनी सख्त थी, ये चोटें महत्वहीन थीं। चेंगमो ने मांस का एक और निवाला लिया और बोलना जारी रखा, ये घाव आज सुबह जब मैं मॉन्स्टर हंटिंग पर निकला था तब सेवक गोल्ड सैक्ट के शिष्यों से मेरी लड़ाई हुई, जब वे फिर से हमारा पीछा कर रहे थे। आखिरकार मैं हार गया और उनसे सीधे भिड़ गया। हालांकि मैं बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा हूं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। मैंने उनके कई पैर तोड़ दिए, लेकिन मुझे संदेह है कि इससे वे रुकेंगे। संभवतः अगली बार वे फिर ऐसा ही करेंगे।
मो हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और चेंग मो से कहा, अगली बार आराम के दौरान मैं खुद पहाड़ में प्रवेश करूंगा और देखूंगा। जरूरत नहीं है। चेंग मो ने तुरंत आपत्ति जताई, तुम बस फॉर्मेशन बनाने पर ध्यान दो। तुम जूनियर भाई हो, इन छोटे बदमाशों से निपटने में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। चेंग मो समझ गया कि मोहुआ प्रतिदिन फॉर्मेशन बनाने में व्यस्त रहता था और वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसके अलावा सेवक गोल्ड सैक में उपद्रवी ज्यादातर फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के शिष्य थे जो उसके और उसके साथियों के समान ही थे। मो हुआ को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। वह वास्तव में इन दिनों बहुत व्यस्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी चेतना के सागर के भीतर स्वर्गीय दाव कानूनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध काफी हद तक ढीले हो रहे थे। शायद उसका राज्य इतना ऊंचा उठ गया था कि वह इतना अपमानजनक नहीं लगता था। या हो सकता है कि स्वर्गीय दाव कानून तृप्त हो गए हों, जिसके परिणामस्वरूप उनका धीरे धीरे फैलाव हो गया हो। मो हुआ को लगा कि वह बहुत जल्द ही दिव्य ज्ञान के 18 पैटर्न में सफलता प्राप्त कर लेगा। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन से संबंधित मामलों को वह चेंग मो और अन्य लोगों को संभालने के लिए छोड़ देंगे। यद्यपि चेंग मो ढीठ दिखता था और वास्तव में ढीठ था, फिर भी उसके पास एक तेज दिमाग था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक मो हुआ के करीबी साथी होने के कारण उसने काफी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया था और कई चतुर चालें भी सीख ली थीं। अभिमानी सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायियों से निपटना, जो धमकाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर थे, उनकी क्षमता के भीतर था। इस प्रकार चेंग मो के नेतृत्व में ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों ने रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के भीतर सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक ही समूह के शिष्यों के साथ खुले और गुप्त संघर्षों में शामिल होना शुरू कर दिया। 1 महीने बीत जाने के बाद चेंग मो फिर से मो हुआ से मिलने आया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदास थी। ऐसा नहीं था कि वे जीते नहीं थे, अंततः उनकी जीतें कुछ भी नहीं रहीं। सेवक गोल्ड सेक्ट के ये कमीने वाकई घिनौने हैं, ये इंसानों से ज्यादा जानवरों जैसे लगते हैं। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में ये कोई भी काम नहीं करते, बस हम ताइक्सू सेक्ट के अनुयायियों पर नजर रखते हैं और हमारे राक्षस जानवरों को चुरा लेते हैं। पहले तो उन्होंने कुछ राउंड तक हमारा सामना किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हमारा सोना तोड़ने वाला कवच हमें दुर्जय बनाता है, तो उन्होंने लड़ना पूरी तरह बंद कर दिया। अब वे मक्खियों की तरह व्यवहार करते हैं। जब हम राक्षसों का शिकार करते हैं तो वे हमें परेशान करते हैं। अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो वे भाग जाते हैं। चेंग मो उनके व्यवहार से पूरी तरह से निराश था। डेमन माउंटेन को परिष्कृत करने के प्रवेश शुल्क में 100 मेरिट पॉइंट लगते हैं, फिर भी वे हमें परेशान करने के लिए इसे स्वेच्छा से बर्बाद कर देते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ऐसे घृणित कार्यों में लगे रहते हैं जिनसे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। हालांकि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन उनका लगातार दखल हमें राक्षसों का सफलतापूर्वक शिकार करने या मेरिट पॉइंट अर्जित करने से रोकता है। इसलिए हम जीत का दावा भी नहीं कर सकते। चेंग मो ने दुख से आह भरी निराशा स्पष्ट थी। मो हुआ की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। ये सेवक गोल्ड संप्रदाय वास्तव में घृणित था। ये ठीक है। मो हुआ ने फलों की शराब का एक घूंट लिया, कुछ सोचते हुए रुका और शांति से टिप्पणी की, वे अपनी अभद्रता जारी रखते हैं क्योंकि वे अभी तक ठीक से डरे नहीं हैं। उन्हें जोर से मारो, कुछ हड्डियां तोड़ दो, उन्हें दर्द महसूस होगा और वे अपना घृणित आचरण बंद कर देंगे। मो हुआ की आंखें ठंडी हो गईं।